हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। आज हम हिस्ट्री का नेक्स्ट लेक्चर को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम मुग़लों के पतन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्टिंग करते हैं। तो हेडिंग है हमारी मुग़लों का पतन। ठीक है, जब एक्चुअल में यूरोपियन का आधिपत्य यानी कि अंग्रेज़ों का जैसे जैसे आधिपत्य होना स्टार्ट हो गया था, तो वैसे वैसे मुग़लों का जो डिक्लाइन था वो स्टार्ट हो चुका था। ठीक है, एक्चुअल में अगर हम मुग़लों के पतन के बारे में बात करें तो स्टार्टिंग हमारी जो पहली बात आती है वो आती है क्या, कि जो मुग़ल साम्राज्य था, ठीक है, ये कब से कब तक चला, इसके पतन होने में कितना समय लगा। ठीक है, तो सबसे पहला इसका पतन होने में समय लगा, ये लगा था 1707 से लेकर के 1857 की जो आपका विद्रोह था तब तक। ठीक है, 1707 से लेकर 1857 के विद्रोह तक। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद जो मुगलों का था वो कम्प्लीटली फिनिश हो चुके थे, इनका डिक्लाइन हो चुका था। अगर हम मुगलों के बारे में बात करें तो सबसे पहले बात आती है मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की। ठीक है, सबसे पहला क्या क्वेश्चन है कि मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की। तो सबसे पहले हमें हेडिंग डालनी है मुगल साम्राज्य की स्थापना। अगर हम बात करते हैं मुगल साम्राज्य की स्थापना की, तो इनकी जो स्थापना थी वो की थी जहरुद्दीन मोहम्मद बारबर ने। जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। और ये कब की थी, इन्होंने 1526 में। ठीक है, मुगल साम्राज्य की नींव रखने वाले कौन थे, बाबर थे। ठीक है, अब यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें 1526 से लेकर के 1707 तक, ठीक है, ये जो टाइम पीरियड है, तो यहाँ मुगल जो थे अपना पीक पे थे। ठीक है, सब कुछ सही चल रहा था। ठीक है, और इस दौरान जो छह बादशाह थे, छह मुगल बादशाह थे जिन्होंने शासन किया, और इनमें कौन कौन से थे, इनमें हम बाबर आ गया, ठीक है, हुमायूं आ गया, और अकबर आ गया, और इसके बाद जहांगीर भी, और शाहजहां, और फिर लास्ट में जो औरंगजेब था। ठीक है, औरंगजेब तक तो जो मुगलों का शासन था वो एकदम सही चल रहा था, लेकिन जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हुई तो उसके बाद जो बाद के उत्तराधिकारी थे वो ज़्यादा अच्छे नहीं थे, वो नालायक थे। और इस वजह से ही क्या हुआ, मुगलों का पतन स्टार्ट हुआ। तो यहीं से अगर हम बात करें तो औरंगजेब के मरने के बाद, और क्वेश्चन आता है औरंगजेब कब मरा, तो बच्चे ये मरा था 3 मार्च 1907 को। ठीक है, और अगर हम बात करें 3 मार्च 1907 के बाद जब इसके इसकी बाबर की मृत्यु हो गई, तो मध्यकाल में मुगलों का आखिरी मुगल बादशाह माना जाता है ये। ठीक है, यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं आप, मध्यकाल का मुगलों का अंतिम बादशाह, क्योंकि इसके बाद जितने भी बादशाह आए वो अयोग्य सिद्ध हुए थे। ठीक है, ये लास्ट का जो मेन बादशाह था, जहाँ तक ये मुगल थे अपना टॉप पीरियड पे चल रहे थे। तो अब हम बात करते हैं कि जो मुगलों का था वो पतन कैसे स्टार्ट हुआ, इसके क्या क्या कारण थे। तो आपको हेडिंग डालनी है पतन के कारण। ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट समझना है, क्योंकि जितनी भी हिस्ट्री है ये स्टोरी बेस्ड है, और आपको फैक्चुअल से लेके, देखो जो हमारी डिजिटल क्लास होती है फैक्चुअल होती है, और जो हमारी कॉन्सेप्चुअल क्लास होती है उसमें आपको लाइव वीडियो मिलेगी। ठीक है, तो ये जो क्लास है ये हमारी डिजिटल क्लास है। अब पतन का सबसे जो मुख्य कारण था, वो पहला मुख्य कारण था औरंगजेब के जो उत्तराधिकारी थे, जो इसके उत्तराधिकारी थे वो बड़े ही अयोग्य थे। ठीक है, वो कैसे सिद्ध हुए, वो अयोग्य सिद्ध हुए, इनके बारे में हम बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और वे बड़े ही दुर्बल थे।
अब दूसरा क्या हो गया, जब औरंगजेब की मृत्यु हुई, ठीक है, इसकी मृत्यु के बाद दलबंदी बननी स्टार्ट हो गई, यानी नए नए गुट बनने स्टार्ट हो गए। औरंगजेब की मृत्यु के बाद क्या स्टार्ट होगी, दलबंदी। और दलबंदी होने के कारण नए नए गुट बन गए और उन वे आपस में लड़ने लगे कि भी मुझे अब अपना एक स्वतंत्र राज्य चाहिए, ठीक है। और इस वजह से भी मुगल का क्या होने लगा, पतन होने लगा। एक और चीज़ जो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है पेशवा के साथ और मराठा के साथ इनके युद्ध बड़े होते थे, ठीक है। अब जो पेशवा, हम आगे बात करेंगे पेशवा के बारे में, और जो मराठा है इनके साथ काफ़ी संघर्ष हुआ। और मुगलों का संघर्ष, इस संघर्ष में मुगलों को बहुत ज़्यादा हानि हुई थी, ठीक है। और इस वजह से भी क्या हो गया, मुगलों का पतन हुआ था, ठीक है। ये भी एक रीज़न था। इसके अलावा उत्तर में जो सिख थे वो भी मुगलों के साथ संघर्ष कर रहे थे, ठीक है। यानी कि अगर हम लिखें तो उत्तर में सिखों के साथ संघर्ष, चारों तरफ से विपदाएं आ गई थी इनके ऊपर और सिखों के साथ संघर्ष संघर्ष भी चल रहा था, तो ये भी मुगलों का पतन का कारण बना, ठीक है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, वो है सेना की दुर्बलता। जो सेना थी वो बहुत ही दुर्बल हो चुकी थी, लड़ाई कर करके बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। इससे भी जो उनकी पावर थी वो क्षीण हो गई। और सबसे ज़्यादा जो सेना पे डिपेंड करता है कि आप कोई युद्ध जीतोगे या नहीं जीतोगे, तो सेना की दुर्बलता भी उनके पतन का बहुत बड़ा कारण हुई थी, ठीक है। इसके अलावा जो औरंगजेब था, इसकी बहुत सारी कट्टर नीतियाँ थी और ये कट्टर नीति होने की वजह से बाकी सभी जो शासक थे वो इससे बड़े चिढ़ते थे औरंगजेब से। और जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हुई तो अपना जो मुगलों का था वो पतन स्टार्ट हो गया, क्योंकि औरंगजेब का साथ देने वाला कोई नहीं था। ये तो हम पहले से ही जानते हैं कि जो इसकी कट्टर नीति थी, इस नीतियों की वजह से आधे से ज़्यादा हिंदू राजाओं को इसने नाराज कर रखा था और नाराजगी के साथ साथ ये औरंगजेब एक्सपायर हो गया था। तो हिंदू जो राजा थे वो इससे बड़ा चिढ़ते थे, ठीक है। और एक और जो पॉइंट बनता है वो क्या है कि औरंगजेब के उत्तराधिकारी आपस में बड़े लड़ते थे, उनमें एकता नहीं थी, उत्तराधिकारियों की लड़ाई। और इनकी लड़ाई की वजह से भी क्या हुई, मुगलों का पतन स्टार्ट हुआ, ठीक है। और उधर से क्या कर रहे थे, जो यूरोपियन कंपनीज थी, जैसे अंग्रेजों की, जो अंग्रेज जो थे ईस्ट इंडिया कंपनी, यूरोपियन क्या कर रहे थे, अपने पांव पसार रहे थे, ठीक है। और इधर से इनकी जो शक्ति थी वो खत्म होती जा रही थी, क्योंकि औरंगजेब के बाद क्या हुए थे, लगभग सब जितने भी शासक आए वो अयोग्य थे, ठीक है, दुर्बल थे, जिसकी वजह से लास्ट में मुगलों का अंत हो गया था, ठीक है। इसके अलावा एक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो क्या हुआ कि मुगलों के मतलब टाइम पे दो विदेशी आक्रमण हुए थे, ठीक है। ये पॉइंट भी आपको नोट डाउन करना चाहिए कि मुगलों के टाइम पे दो विदेशी आक्रमण हुए और इन विदेशी आक्रमणों ने भी क्या किया, मुगलों की कमर तोड़ दी, ठीक है। एक तो वही था, आपको पता है 1739 में नादिर शाह आया था, ये ईरान से आया था। इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं क्योंकि एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो जो दो अटैक हुए थे उनमें से जो एक जो फेमस अटैक है वो नादिर शाह का अटैक है, ठीक है। किसके टाइम पे हुआ था, जब मुगलों के टाइम पे ये हुआ था। और इन्होंने इसकी वजह से भी इनके जो काफ़ी नुकसान हुआ था, नादिर शाह ने क्या किया था, 1739 में अटैक किया था मुगलों के ऊपर, ठीक है। और जो नादिर शाह था ये कहाँ से आया था, ये बच्चे ईरान से आया था, ठीक है। और इसने हिंदुस्तान आकर मुगलों को खूब लूटा। और ये इसी युद्ध में उसने क्या किया, यहीं से तख्ते ताउज प्लस मयूर सिंहासन, ठीक है, सिंहासन, तख्ते ताउज बोल देते हैं उसको, मयूर सिंहासन भी बोल देते हैं, इसको लूट के लेके चला गया था। और इसके अलावा काफ़ी तकरीबन 70 करोड़ की
धन संपदा को भी इसने लूटा था। ठीक है। और इसके अलावा इसने कोहिनूर हीरे को भी यहाँ से लूट लिया था। ठीक है। और नादिर शाह का एक सेनापति था। इसका सेनापति का क्या नाम था? उसका नाम था अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली। ठीक है, ये किसका सेनापति था? ये नादिर शाह का सेनापति था। दूसरा, नादिर शाह का ये उत्तराधिकारी भी था। सेनापति बना और नादिर शाह के बाद ये इसका उत्तराधिकारी भी बना। और अहमद शाह अब्दाली ने भी क्या किया? अपना दोबारा से अटैक किया और इनको खूब लूटा। ठीक है, इसने भी मुगलों को खूब लूटा। इसने भी मुगलों को लूटा। इन दोनों अटैक की वजह से क्या हुआ? जो मुगल थे इनकी बिल्कुल जो इकोनॉमिक थी बिल्कुल ही डाउन चली गई। ठीक है। अब हुआ क्या? वो इस पे इसके होने के बाद हम बात कर रहे थे औरंगज़ेब की। ठीक है। तो 1707 में औरंगज़ेब की मृत्यु हुई। तो यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। जब 1707 में औरंगज़ेब की मृत्यु हुई, ठीक है, औरंगज़ेब डाइड, तो मरने के बाद इसने क्या किया? मतलब इसके मरने के बाद क्या हुआ? मुगल साम्राज्य में 21 प्रोविंसेस थी। अगर हम प्रोविंसेस की बात करें तो इसको हिंदी में बोलते हैं प्रांत। ठीक है। तो इसके मरने के बाद 21 प्रांत हुआ करते थे। किसके पास? मुगलों के पास 21 प्रांत थे। ठीक है। अगर हम बात करें तो काबुल, जो कि अफगानिस्तान में है, काबुल अफगानिस्तान, ठीक है, यहाँ पे इनका एक प्रांत हुआ करता था। ठीक है। अगर आपको मुगल लैंग्वेज के अकॉर्डिंग समझना हो तो प्रांत को उस टाइम क्या कहा जाता था? सूबा। ठीक है। और इसके हेड को क्या कहलाते थे? सूबेदार कहते थे। और यहाँ पे प्रांत में काबुल में इनका एक था, मतलब टोटल 21 प्रोविंसेस थे, प्रांत थे। एक तो था काबुल में। ठीक है, यानी एक सूबा हो गया यहाँ पे। दूसरे कहाँ थे? नॉर्थ इंडिया में। अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करें तो नॉर्थ इंडिया में कितने थे? नॉर्थ इंडिया में उत्तरी भारत के जो सूबे थे, नॉर्थ इंडिया लिख दो, या उत्तरी भारत के सूबे। तो उत्तरी भारत के सूबे जो थे वो थे टोटल 14। ठीक है। अब इसके बाद आ जाता है दक्षिण भारत, यानी साउथ इंडिया। और साउथ इंडिया को हिंदी में क्या बोल देते हैं? दक्षिण भारत। दक्षिण भारत पे जो औरंगजेब ने थे बहुत ज़्यादा पैसा लगाया था जब वो मराठाओं के साथ फाइट कर रहे थे। ठीक है, दक्षिण भारत के लिए। और दक्षिण भारत में कितने सूबे थे? 6 सूबे थे। ठीक है। और ये जो 6 सूबे हैं इनके नाम मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। ये नाम आपको याद होने चाहिए। मैं आपको यहाँ पे लिखवा देता हूँ। इसमें जो पहला था वो था औरंगाबाद। पहला तो हो गया औरंगाबाद। ठीक है। औरंगाबाद के बाद आता है बरार। उसके बाद है बीजापुर। और एक और है गोलाकुंडा। ठीक है। गोलाकुंडा को आज के टाइम पे क्या बोलते हैं? ये एक्चुअल में पुराना नाम था गोलाकुंडा, आज के टाइम पे ये है हैदराबाद। ठीक है। इसके अलावा एक और क्षेत्र था कर्नाटक। ठीक है। और अहमदनगर। अहमदनगर। और ये 6 सूबे कहाँ के थे? ये साउथ इंडिया के थे। ठीक है, ये आपको याद होने चाहिए कि जब आप मेंस में रिटर्न करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेंगे कि साउथ के किन किन सूबों पे कैसे मराठाओं ने अटैक किया था, कैसे कैसे उनकी फाइट हुई थी, तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। 6 सूबे आपको हमेशा याद रखने हैं। ठीक है। अब जब इसकी मतलब औरंगजेब एक्सपायर हुआ था तो इसके 3 बच्चे थे। ठीक है, यहाँ से देखो एक कॉन्सेप्ट समझना हमें। जब ये एक्सपायर हुआ औरंगजेब, तो इसके 3 बच्चे, लेकिन हमने क्या पढ़ा है किताबों में? इसके 5 बच्चे थे। देखो 5 बच्चे तो थे, ठीक है, लेकिन जब औरंगजेब मरा उस टाइम जीवित कितने थे? उस टाइम जीवित थे मात्र 3। ठीक है।
तो उन 5 बच्चों के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो अगर हम बात करें, जो ये है, क्या नाम है, औरंगजेब है, इसके 5 बच्चे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इसके 5 बच्चे कौन कौन से थे। पहला तो था मोहम्मद सुल्तान, ठीक है, एक तो था मोहम्मद सुल्तान। दूसरे बच्चे का नाम था बहादुर शाह प्रथम, बहादुर शाह प्रथम, ठीक है। और एक और बच्चे का नाम था मोहम्मद आजम शाह, मोहम्मद आजम शाह, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो चौथा बच्चा था, मैंने क्या कहा, टोटल 5 बच्चे थे। चौथा नंबर पे था मोहम्मद अकबर, ठीक है। और उसके बाद जो 5वें नंबर पे था वो था काम बख्श। ये टोटल इसके 5 बच्चे थे, ठीक है। अब जो इसमें जो बचे थे वो बचे थे, एक तो आपका हो गया शाह आलम, ठीक है, जो मुअज्जम था, ठीक है। जो मुअज्जम था, इसने ही क्या किया था, शाह आलम फर्स्ट की उपाधि ली थी, ठीक है। सबसे पहले तो देखो मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन जिंदा बचे थे। एक तो बचा था मुअज्जम, एक बचा था आजम, ठीक है, मोहम्मद आजम शाह, एक तो ये जिंदा बचा था। एक बचा था काम बख्श, और एक बचा था ये बहादुर शाह प्रथम, ठीक है। इस बहादुर शाह प्रथम का ही क्या नाम था, इसी का नाम था मुअज्जम, ठीक है। यानी कि ये 3 पुत्र बचे थे। इनको मैं एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ समझाने के लिए। 3 पुत्र बचे, पहला तो मुअज्जम, ठीक है। दूसरा क्या बचा, आजम। और तीसरा पुत्र क्या बचा, काम बख्श। ये जीवित थे जब औरंगजेब की मृत्यु हुई, ठीक है। तो ये तो आपको याद होने चाहिए। अब जो शाह आलम फर्स्ट था, शाह आलम फर्स्ट कौन, जो बहादुर शाह फर्स्ट है, ठीक है, जिसका नाम क्या है, बहादुर शाह फर्स्ट। देखो इसके नाम बता देता हूँ, इसका नाम है शाह आलम फर्स्ट, ठीक है। इसी का नाम है बहादुर शाह फर्स्ट, और इसी का क्या नाम है, मुअज्जम, ठीक है। तो इसने क्या किया, लाहौर के उत्तर में स्थित था एक जगह शाहदौला, ठीक है, इसके पुल पर जाकर के मई 1707 में खुद को इसने क्या कर दिया, अपना नाम चेंज किया और कहा बहादुर शाह फर्स्ट नाम अपना नाम रखा। और इसने अपने खुद को सम्राट घोषित कर लिया कि भी मैं सम्राट हूँ। अब सम्राट इसने अपने आप को खुद को घोषित कर लिया, तो आपस में इनकी लड़ाई होनी स्टार्ट हो गई, मुअज्जम की, आजम की और काम बख्श की, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, इन लड़ाइयों से बचने के लिए औरंगजेब ने इनको, है ना, मतलब डिसाइड करके दे दिया था कि भी तुम इन इन क्षेत्रों पे अपना अपना, जैसे समझ लेना, बंटवारा करके दे दिया था इनको। वो भी आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ये जो 3 बचे थे, इनको वसीयत मरने से पहले औरंगजेब ने बना दी थी। तो एक बार मैं उनके बारे में भी आपको बता देता हूँ। औरंगजेब ने अपनी वसीयत में उत्तराधिकार संघर्ष को रोकने के लिए 3 पुत्रों के मध्य व्यवस्था कर दी थी। और वो व्यवस्था कैसे थी, जैसे मुअज्जम को मिलेंगे, मुअज्जम को इन्होंने कर दिए थे 11 प्रांत दे दिए, ठीक है, बंटवारा कर दिया था मरने से पहले। और दिल्ली उसकी राजधानी थी, ठीक है, 11 प्रांत दे और कहा तुम्हारी यहाँ पे जो क्षेत्र रहेगा, इस क्षेत्र की राजधानी दिल्ली रहेगी, ठीक है। और उसके बाद जो आजम था, उसको कितने प्रांत दे दिए थे औरंगजेब ने, बंटवारे में 8 प्रांत दे दिए थे। और 8 प्रांतों में, इन 8 प्रांतों की जो राजधानी थी वो बनाई थी आगरा। इसके बाद जो तीसरे नंबर पे था काम बख्श, बड़ा ही दुर्बल राजा था ये काम बख्श, ठीक है, मतलब दुर्बल था ये काफी। और इसको दे दिया था बंटवारे में बीजापुर और हैदराबाद, ठीक है, इसका क्षेत्र मिल गया था। लेकिन फिर भी इनकी आपस में लड़ाई स्टार्ट हो गई,
कि कौन नेक्स्ट उत्तराधिकारी बनेगा। अब हुआ क्या, आगे बढ़ते हैं। हुआ क्या, मुअज्जम और आजम की लड़ाई हुई उत्तराधिकार की। सबसे पहले तो एक तरफ तो था मुअज्जम वर्सेस, दूसरी तरफ कौन था, आजम। ठीक है, और इसमें क्या हुआ, ये उत्तराधिकार की लड़ाई थी। और ये जो लड़ाई हुई थी, इस लड़ाई के बारे में अगर हम बात करें तो ये जो लड़ाई हुई थी, ये लड़ाई हुई थी 1707 में। ठीक है, जब इनके पिता औरंगजेब की मृत्यु हुई। ठीक है, और इस लड़ाई को क्या बोलते हैं, इस लड़ाई को बोलते हैं बैटल ऑफ जजाओ। ठीक है, या जजाओ का युद्ध, बैटल ऑफ जजाओ, जजाओ का युद्ध बोलते हैं, जो मुअज्जम और आजम के बीच लड़ा गया था। ठीक है, अब ये जो जजाओ है ये कहाँ पे स्थित है, ये स्थित है आपका मध्य प्रदेश के सुमागढ़ के पास। मध्य प्रदेश में जो सामूगढ़ जगह है उसके पास है ये जजाओ जगह। ठीक है, और वहीं पे लड़ाई लड़ेगी। और इसने क्या किया, मुअज्जम ने आजम की हत्या कर दी यहाँ पे इस फाइट में, और भारत का अगला मुगल बादशाह बन गया। और खुद का नाम क्या रखा इसने, बहादुर शाह फर्स्ट। देखो आ गया ना, मुअज्जम ने अपना नाम क्या रखा, बहादुर शाह फर्स्ट नाम रख लिया। ठीक है, और ये अपना राजगद्दी पर बैठा। ठीक है, तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर उसके औरंगजेब के 5 पुत्र थे तो उसके बाद 3 पुत्रों के बीच कैसे बंटवारा हुआ था। तो एक्चुअल में बचे ही 3 थे, बाकी वो एक्सपायर हो गए थे। तो इस वजह से ये आपस में इनका 3 ही लोगों के बीच बंटवारा हुआ था। और बहादुर शाह फर्स्ट, इसने मुअज्जम ने अपना नाम रख लिया था बहादुर शाह फर्स्ट। दूसरा नाम इसने अपना लिखा था, वो क्या लिखा था, शाह आलम फर्स्ट। ठीक है, शाह आलम फर्स्ट भी इसने अपना नाम रख लिया था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम इसी शाह आलम फर्स्ट की, या बहादुर शाह फर्स्ट की, या मुअज्जम की। ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे क्या, जो औरंगजेब के जो 5 बेटों में से जो उस पे आया, राजगद्दी पे आया, वो आया मुअज्जम, या हम बात करें बहादुर शाह फर्स्ट। तो हेडिंग डालेंगे बहादुर शाह फर्स्ट। अब ये बड़ा ही बूढ़ा था। ठीक है, क्योंकि इसने, इसकी जब ये राजगद्दी पे बैठा तो एक्चुअल में ये 65 वर्ष का था। आपको कई किताबों में इसकी आयु 63 वर्ष भी मिल जाएगी, लेकिन ज़्यादा जो आप रेफर करोगे वो 65 वर्ष की आयु को ही रेफर करोगे। ठीक है, क्योंकि ये 65 वर्ष का था और किताबों में 63 भी मिल जाएगी आपको। और ये बड़ा ही बूढ़ा हो चुका था। ठीक है, अब ये बूढ़ा हो चुका था तो इसका एक और नाम रखा, बूढ़ा सुल्तान। ठीक है, बूढ़ा शासक था ये, और इसको बूढ़ा सुल्तान या बूढ़ा बादशाह भी बोलते थे। बूढ़ा सुल्तान या बूढ़ा बादशाह। ठीक है, ज़्यादा अगर आपको सुल्तान और बादशाह में प्रेफर करना पड़े तो आप बादशाह को प्रेफर करेंगे, बाकी इसको इन दोनों नाम से ही जाना जाता था। ठीक है, अब ये बूढ़ा तो था और इसकी याददाश्त भी बड़ी कमज़ोर थी। ठीक है, ये जितना भी काम करता ये खुद भी याद नहीं कर पाता था। ठीक है, याददाश्त कमज़ोर हो गई थी और ये भूल जाता था कि मुझे क्या काम करना है, मैं किस काम के लिए आया था, इसे कुछ मतलब नहीं था। ये इसकी याददाश्त ही कमज़ोर हो चुकी थी एक्चुअल में, और राज्य में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इसको कुछ नहीं पता रहता था। ठीक है, याददाश्त कमज़ोर होने की वजह से, इसीलिए याददाश्त कमज़ोर होने की वजह से ये कम ही ध्यान रख पाता था हर चीज़ को, इसीलिए इसके लिए एक नया नाम भी रखा गया, वो नाम था शाहे बेखबर। ठीक है, इसको जिसको किसी भी चीज़ की क्या ना हो, खबर ना हो। तो बहादुर शाह फर्स्ट का इसको बूढ़ा बादशाह, बूढ़ा सुल्तान और याददाश्त कमज़ोर होने की वजह से इसको क्या नाम दिया गया था, शाहे बेखबर। ठीक है, और चूंकि ये बूढ़ा हो चुका था तो जहाँ कहीं पे भी रिवोल्ट होता या विद्रोह होता तो ये क्या करता, मुगलों की जागीर दे देता उनको, उनको खुश करने के लिए। जागीर को आप ऐसे समझ सकते हो, संपत्ति। ठीक है, ताकि वो उनको खुश रखा जा सके। देखो लड़ाई का तो उसका मन नहीं करता था क्योंकि बूढ़ा हो चुका था,
तो अपना क्या करता, रिवोल्ट को शांत करने के लिए वो उनको क्या दे देता, जागीर दे देता था, ताकि वो अपना शांत हो सके। और ये एक ऐसा शासक था बहादुर शाह फर्स्ट, इसने अपने अड़ोसी पड़ोसियों जितने भी शासक थे उन सभी के साथ क्या रखा, मैत्रीपूर्ण संबंध बना के रखा। किसी के साथ ज़्यादा झगड़ा मोल नहीं लिया। लेकिन इनके जो पिताजी थे औरंगजेब, उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रखी थी, लेकिन बहादुर शाह ने ऐसा कुछ नहीं किया, बहादुर शाह फर्स्ट ने। ठीक है। अब यहीं से इस पे एक राजनीतिक दबाव भी आ गया था बहादुर शाह फर्स्ट के ऊपर। और इसने क्या किया, औरंगजेब ने जो शिवाजी का पोता था शाहू, ठीक है, औरंगजेब ने उसको कैद करवाया था। और 1689 में क्या किया, जो मराठाओं का एक उत्तराधिकारी था, अगर हम बात करें शिवाजी का पोता, और नाम था शाहू। अब ये क्या था, ये कैद में था। अब ये किसकी कैद में था, ये था औरंगजेब की कैद में। ठीक है, इसको गिरफ्तार करके औरंगजेब लेकर आया था। और इसने गिरफ्तार कब किया था, 1689 में ये गिरफ्तार हुआ था। ठीक है। अब क्या हुआ, औरंगजेब की तो हो गई मृत्यु। ठीक है। और 1707 में जब अपना ये बहादुर शाह फर्स्ट राजगद्दी पे बैठा, तो राजनीतिक दबाव आया इसके ऊपर मराठाओं का। और इसने क्या किया, 1707 में जो ये थे बहादुर शाह फर्स्ट ने इसको रिहा कर दिया। ठीक है, बहादुर शाह फर्स्ट ने क्या किया, शाहू को रिहा कर दिया, राजनीतिक दबाव के कारण। ठीक है, इसको क्या कर दिया, रिहा कर दिया। एक कई बार उसमें आपको क्वेश्चन मिल जाएगा किसकी सलाह पर, इसका एक मंत्री था और उसका मतलब दरबारी मंत्री था, और उस दरबारी मंत्री का क्या नाम था, उस दरबारी मंत्री का नाम था जुल्फी, जुल्फी कार खां। ठीक है, इसकी सलाह पर ही, राजनीतिक सलाहकार था ये, दरबार में मंत्री था, इसकी सलाह माननी किसने, बहादुर शाह फर्स्ट ने। और राजनीतिक दबाव होने के कारण शाह को क्या कर दिया, इसने आज़ाद कर दिया। ठीक है, लेकिन एक चीज़ याद रखेंगे, जो इनकी जो आपस में मराठा और मुगलों की काफ़ी आपस में खींचातान थी, काफ़ी लड़ाई चल रही थी। ठीक है, तो दबाव होने के कारण बहादुर शाह फर्स्ट ने इसको भी क्या कर दिया, शाहू को भी छोड़ दिया। ठीक है। अब दूसरा, बहादुर शाह फर्स्ट ने क्या काम किया, सिखों के गुरु गुरु गोविंद सिंह जी, ठीक है, उनके साथ भी इनके काफी मैत्रीपूर्ण संबंध रहे। ठीक है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिखों के साथ भी इन्होंने क्या बर्ताव किया, एकदम मैत्रीपूर्ण बिहेवियर रखा। ठीक है, किसी से कोई ज़्यादा लड़ाई झगड़ा इन्होंने नहीं किया। ठीक है, इनके साथ में मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए। यानी औरंगजेब ने जितनी भी लड़ाइयाँ थी, जितने भी कट्टरवादी नीतियों की वजह से जितनी भी प्रॉब्लम क्रिएट की थी, इसने उनको दबाने की कोशिश की और सभी से महत्वपूर्ण संबंध बनाए। और इसी की तहत उसने क्या किया, बुंदेल सरदार था, बुंदेल का एक सरदार था, और उस सरदार का क्या नाम था, उसका नाम था छत्रसाल। ठीक है, बुंदेल का जो सरदार था छत्रसाल, और जो जाट सरदार था, जाट सरदार था कहाँ का, भरतपुर का, जो फिलहाल अभी राजस्थान में है, और उसका नाम था चूड़ा मन जाट। ठीक है, इनके साथ भी जो बहादुर शाह फर्स्ट थे, इन्होंने अपना महत्वपूर्ण संबंध बना के रखे, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं किया। ठीक है, और एक और चीज इन्होंने की जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, औरंगजेब ने जजिया कर वसूल करना शुरू कर दिया था। ठीक है, जो जजिया कर होता है ये एक्चुअल में नॉन मुस्लिम से लिया जाता है। जैसे मुस्लिम जो हो गए, मुस्लिम ना होने का टैक्स, मुस्लिम ना होने का टैक्स, यानी गैर मुसलमानों से ये टैक्स लिया जाता था, उस टैक्स को क्या बोलते थे, जजिया कर। और ये जो टैक्स था ये जो टैक्स था जो औरंगजेब ने शुरू किया था, ठीक है, इसको बहादुर शाह फर्स्ट ने क्या कर दिया, बंद करवा दिया।
बंद किया किसने? बहादुर शाह फर्स्ट ने। ठीक है। और जो किसने स्टार्ट किया था, ये गैर मुसलमानों से लिया जाता था। ठीक है। इसको अकबर ने भी अपने शासन काल में क्या कर दिया था? खत्म कर दिया था। ठीक है। पहले टाइम पे क्या किया था? अकबर ने खत्म कर दिया, फिर औरंगजेब ने फिर से शुरू कर दिया, और फिर बाद में क्या किया? जो बहादुर शाह फर्स्ट था, इसने भी इसका क्या कर दिया? स्टॉप लगा दिया। ठीक है। अब जो राजस्थान के राजपूत शासक थे, वो भी क्या थे? औरंगजेब की नीतियों से कट्टर, मतलब उनसे भी दुश्मनी थी, मोल ले रखी थी। उनके साथ भी इसने क्या किया? मैत्रीपूर्ण संबंध बना लिए बहादुर शाह फर्स्ट। ठीक है। उनको जागीरें दे दे करके, अपना सारा पैसा लुटा लुटा करके उनके साथ दोस्ती बना के रखी। ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन मिल जाए कि उस टाइम, ठीक है, राजस्थान के राजपूतों में उस समय आमीर का राजा कौन था, तो आमीर का जो राजा था वो था विजय सिंह। आमीर का राजा विजय सिंह। ठीक है। और मारवाड़, जोधपुर, ठीक है, मारवाड़ जो कहाँ है? जोधपुर में है। इधर का राजा कौन था? इधर का राजा था अजीत सिंह। ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है। अब आगे क्या हुआ कि जो मुगल थे, और जो बहादुर शाह मतलब फर्स्ट था, और गुरु गोविंद सिंह जी थे, इनकी आपस में बहुत अच्छी दोस्ती थी। एक्चुअल में क्या था कि 8 जून 1707 में, ठीक है, 8 जून को 1707 में, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इनकी दुश्मनी कैसे क्रिएट हुई। 8 जून 1707 में आगरा के पास एक जगह है जाजू, ठीक है, और वहां पे एक लड़ाई लड़ी गई थी जिसमें बहादुर शाह जीता था। बहादुर शाह फर्स्ट ने जीत प्राप्त की। ठीक है। अब ये तो जीत गए, और कहते हैं इस जीत में गुरु गोविंद सिंह जी ने, सिख जब साम्राज्य को पढ़ेंगे तो उसमें आएगा, गुरु गोविंद सिंह जी ने इनकी, बहादुर शाह फर्स्ट की मदद की। ठीक है। इनकी आपस में क्या कर दी? उन्होंने मदद की। अब मदद करने के बाद जो ये बहादुर शाह जो फर्स्ट थे, ये जीत गए। इन्होंने क्या किया? इनको दिल्ली, मतलब इनको आगरा बुलाया, और इनको क्या दिया? इनको एक सम्मान का वस्त्र, जिसको क्या बोलते हैं? सीओ पाई। एक तो सीओ पाई दी, इसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में? सम्मान रूपी वस्त्र। ठीक है। एक तो दिया इनको सम्मान रूपी वस्त्र, और इसके अलावा एक दुगदुकी दी। अब ये दुगदुकी क्या होता है? जो दुगदुकी होता है, इसका मीनिंग होता है गर्दन का ये गहना होता है। उस टाइम पे उसको दुगदुकी बोलते थे, और ये गर्दन का एक गहना होता है। ये भी उसने, मतलब बहादुर शाह ने गुरु गोविंद सिंह को एज ए गिफ्ट दिया। अब हुआ क्या? जो मैंने आपसे बताया था, बहादुर शाह फर्स्ट का एक भाई था, उसका नाम था काम बख्श। अब काम बख्श ने विद्रोह कर दिया। अब काम बख्श की जो इसका भाई था, इसकी विद्रोह को दबाने के लिए, ठीक है, विद्रोह को दबाने के लिए इसने क्या किया? बहादुर शाह फर्स्ट ने मदद मांगी गुरु गोविंद सिंह जी की। ठीक है। तो ये अपना दोनों निकल गए। अब हुआ क्या? दुर्भाग्यवश गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु हो गई। ठीक है। और गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हो गई 1708 में। फिर उसके बाद इनका, गुरु गोविंद सिंह का जो सेवक था, उनका नाम था बंदा बहादुर। ठीक है। बंदा बहादुर को लगा कि जो बहादुर शाह फर्स्ट है, इसी ने गुरु गोविंद सिंह को मौत के घाट उतार दिया। इस वजह से क्या हुआ? जो सिख साम्राज्य के बंदा बहादुर थे, इन्होंने विद्रोह की शुरुआत कर दी और लड़ाई स्टार्ट कर दी। ठीक है। अब क्या हुआ? इनकी आपस में लड़ाई स्टार्ट हो गई। तो ये चीज याद रखना, पहले तो ये आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे। ठीक है। बहादुर शाह फर्स्ट ने सिखों के साथ अच्छी दोस्ती, मैत्रीपूर्ण संबंध बनाया था। लेकिन जैसे ही गुरु गोविंद सिंह की इस
मतलब लड़ाई के दौरान कामबख्श के विद्रोह को खत्म करने के दौरान इसकी मृत्यु हो जाती है, तो उस जो उसका सेवक होता है बंदा बहादुर, उसको लगता है कि बहादुर शाह फर्स्ट ने जानबूझ के गुरु गोविंद सिंह को क्या किया, मौत के घाट उतार दिया, तो उन्होंने लड़ाई स्टार्ट कर दी। ठीक है। और ये जो लड़ाई करने वाले थे बंदा बहादुर, इनके बारे में बहुत सी चीज़ें फेमस हैं। बंदा बहादुर, इनके बारे में बात करते हैं थोड़ा सा। जो बंदा बहादुर थे, इन्होंने खुद को, ठीक है, सच्चा बादशाह घोषित किया था। खुद को क्या कहा था इन्होंने? सच्चा बादशाह। खुद को ये क्या बोलते थे कि मैं सच्चा बादशाह हूँ। ठीक है। और कुछ तो ऐसे भी हैं जो बोलते हैं कि बंदा बहादुर में गुरु गोविंद सिंह की आत्मा वास करती थी। जो गुरु गोविंद सिंह थे, इनकी आत्मा का वास किस में था? बंदा बहादुर में था। ठीक है। और बंदा बहादुर ने खुद को क्या किया? खुद को सच्चा बादशाह कहा था। ठीक है। अब क्या हुआ, लड़ाई स्टार्ट होगी और 1710 में जो बंदा सिंह बहादुर था, इसने सरहिंद पर कब्जा कर लिया। अब ये सरहिंद कहाँ पे है? ये सरहिंद है पंजाब में। बंदा बहादुर ने क्या किया? सरहिंद पर कब्जा कर लिया। ठीक है। और वहीं पर गुरु नानक देव और गुरु गोविंद के नाम से इन्होंने सिक्के भी चलवाए। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इस पे कब्जा किया और यहाँ पे क्या किए? गुरु नानक जो इनके गुरु थे प्लस गुरु गोविंद, इनके नाम के इन्होंने क्या किया? बंदा बहादुर जी ने सिक्के भी चलवाए। और मुगलों के खिलाफ इन्होंने, सिखों ने लड़ाई भी जारी रखी। ठीक है। अब हुआ क्या, जो बहादुर शाह फर्स्ट था, इसने लोहगढ़ में 1712 ईस्वी में, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, 1712 ईस्वी में क्या हुआ, बहादुर शाह फर्स्ट ने लोहगढ़, लोहगढ़ ये कहाँ पे है? ये है पंजाब के अंदर। ठीक है। पंजाब में देखो, पंजाब में किसने अधिकार कर लिया था? बंदा बहादुर ने। अब लोहगढ़ की लड़ाई में जो कि पंजाब में है, बहादुर शाह फर्स्ट ने बंदा बहादुर को, यानी ये बंदा बहादुर हो गया, इसको क्या कर दिया? पराजित कर दिया। बंदा बहादुर को पराजित कर दिया। ठीक है। लेकिन बहादुर शाह जो फर्स्ट था, वो खुद को भी सरवाइव नहीं कर पाया इस युद्ध में। ठीक है। इसको तो पराजित कर दिया, लेकिन खुद भी इस लड़ाई में सरवाइव नहीं कर पाया। इसलिए 1712 में बंदा बहादुर से लड़ते हुए, ठीक है, बंदा बहादुर के खिलाफ अभियान के दौरान बहादुर शाह फर्स्ट मर गया। ठीक है। और बहादुर शाह फर्स्ट का जो शासनकाल चला, वो कितने समय तक चला? ये चला 1707 से लेकर 1712 तक। ठीक है। और इनकी मृत्यु कब हुई? इनकी मृत्यु हुई थी 27 फरवरी 1712 को। जब इनकी मृत्यु हुई उस टाइम इनकी उम्र कितनी थी? 68। ठीक है। ये चीज़ मैं आपको पहले डिस्कस कर चुका हूँ, जब ये राजगद्दी पर बैठे थे तो 65 ईयर्स के थे। ठीक है। और इनकी जो समाधि है वो कहाँ बनाई गई? वो मोती मस्जिद दिल्ली में। इनकी जो समाधि है बहादुर शाह फर्स्ट की, वो कहाँ पे है? मोती मस्जिद है। ये अभी भी है कहाँ पे? दिल्ली में है। यहीं पर क्या बनाई गई? इनकी समाधि बनाई गई। ठीक है। अब बहादुर शाह प्रथम काफ़ी अच्छा शासक था। ठीक है। सभी के साथ उसने महत्वपूर्ण संबंध भी बना के रखे। इसके विषय में प्रसिद्ध लेखक ने एक बात कही है, और उस लेखक का नाम है सर सिडनी। एक लेखक है सर सिडनी। इन्होंने इनके बारे में एक बहुत ही अच्छी बात कही है। इन्होंने क्या कहा कि ये अंतिम सुल्तान थे। ठीक है। यानी अंतिम मुगल सम्राट थे जिसके विषय में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं। सर सिडनी ने क्या कहा? अंतिम सुल्तान
थे जिनके बारे में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं। ये किसने कहा? सर सिडनी लेखक ने इनके बारे में। ठीक है, यानी इनके थोड़े से काफ़ी अच्छे व्यवहार थे, जिस वजह से सर सिडनी ने ये बात इनके बारे में कही। ठीक है, अब इनकी मृत्यु हो गई। किनकी? बहादुर शाह फर्स्ट की। इनकी मृत्यु के बाद इनके जो बाकी जो उत्तराधिकारी थे, ठीक है, इनके चार पुत्र थे। पहला तो हो गया जहांदर शाह। बहादुर शाह फर्स्ट के कितने पुत्र थे? चार पुत्र थे। पहला तो था, क्या नाम था उनका? जहादर शाह। ठीक है, दूसरे पुत्र का क्या नाम था? दूसरे पुत्र का नाम था अजीम शान। अजीम शान। ठीक है, और तीसरे पुत्र का नाम था रफ़ी उशान। और चौथे पुत्र का नाम था जहान शाह। ये इनके चार पुत्र थे। और इन चारों के बीच में क्या हुई? उत्तराधिकार के लिए लड़ाई। इनकी आपस में क्या हुई? उत्तराधिकार के लिए लड़ाई स्टार्ट हो गई। ठीक है, और इस वजह से जब इनकी आपस में लड़ाई चल रही थी, इस वजह से जो बहादुर शाह फर्स्ट था, इसका जो शव था, 1 माह तक दफनाया नहीं जा सका। ठीक है, 1 माह तक नहीं दफनाया जा सका। और एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा मुगल शासक था जिसको 1 महीने तक, मरने के 1 महीने बाद भी दफनाया नहीं जा सका था? तो वो कौन था? बहादुर शाह फर्स्ट। किसकी वजह से? क्योंकि उनके पुत्रों में आपस में उत्तराधिकार के लिए लड़ाई चल रही थी। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब इस लड़ाई के बाद क्या हुआ? जीता कौन? जहांदर शाह। और जहांदर शाह ने क्या की? राजगद्दी संभाल ली। तो आगे बढ़ते हैं, जहांदर शाह के बारे में डिस्कस करते हैं। अब आ गई बात जहांदर शाह की। इसको है ना इतिहासकार लंपट मूर्ख बोलते हैं। जहांदर शाह। इसके बाद जितने भी जो मुगल सम्राट आए, मुगल शासक आए, वो लगभग अयोग्य ही थे। जैसे अगर हम बात करें जहांदर शाह की, तो उसको क्या बोला गया? लंपट मूर्ख। आगे कौन आएगा? एक आएगा फर्रुख शेर। फर्रुख शेर को इतिहासकारों ने क्या बताया? घृणित कायर। ये सभी अयोग्य शासक थे। इसके अलावा एक आगे आएगा मोहम्मद शाह। इसको इतिहासकारों ने क्या कहा? रंगीला कहा। ठीक है, ये बड़ा ही अय्याश था। ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब जहांदर शाह के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो डिस्कस करते हैं। हेडिंग डालेंगे जहांदर शाह। जहांदर शाह ने अपना राजगद्दी पर बैठा और इसने क्या किया? जुल्फी खां को अपना वजीर नियुक्त कर लिया। वजीर का मीनिंग अगर हम देखें तो आज के टाइम का प्रधानमंत्री जो होता है ना, तो उस टाइम का वजीर कहलाता था। ठीक है, और अगर हम बात करें जहादर शाह के शासनकाल की, तो इसका जो शासनकाल रहा वो रहा 1712 से लेकर के 1713 के बीच में इसका शासनकाल रहा। ठीक है, और ये किस उम्र में बना? 51 वर्ष की आयु में इसने शासन को संभाला। ठीक है, और शासन को 51 वर्ष की आयु में संभाला।
और इसकी जो सहायता की थी जहादर शाह की, वो किसने की थी? मीर बख्शी जुल्फी खान ने ही। ठीक है, जो जुल्फी खान था, मीर बख्शी इसका आगे नाम है, जुल्फी खान इसको बोलते हैं, इसने काफ़ी इसकी सहायता की थी। ठीक है। और ये जो जुल्फी खान था, ये एक्चुअल में कौन था? ये एक ईरानी गुट का सदस्य था। इसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है। ये ईरानी गुट का एक सदस्य था। ठीक है, किसके दरबार में? जहादर शाह के दरबार में, या अगर आप बात करें बेसिक तो मुगल दरबार में। मुगल दरबार में ईरानी गुट का ये सदस्य था। इनके अगर हम बात करें पिता का नाम, जुल्फी खां के पिता का नाम, तो इनके पिता का नाम था असद खां। और ये जो असद खां थे, ये औरंगजेब के वजीर थे। औरंगजेब, हमने बात की 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई, तो औरंगजेब के जो वजीर थे वो कौन थे? असद खां। और जहादर शाह के जो वजीर बने वो कौन बने? असद खां के बेटे जुल्फी खां। और जुल्फी खां कहाँ से थे? ईरानी गुट के सदस्य थे। और ये जुल्फी खां किसके दरबार में थे? मुगल दरबार में जहादर शाह के वजीर बने थे। ठीक है, तो होप आपको ये अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। अब इसको लंपट मूर्ख बोलते हैं, जो जहादर शाह है इसको क्या बोलते हैं? लंपट मूर्ख। अब ये जो लंपट मूर्ख की उपाधि इसको दी थी, वो दी थी इरादत खां ने। इरादत खां। और ये कौन थे? ये एक फेमस इतिहासकार थे, जिन्होंने क्या किया, इनको लंपट मूर्ख की उपाधि दी थी। क्यों दी थी? क्योंकि जो ये जहादर शाह थे, ये बहुत ज़्यादा विलासितापूर्ण बादशाह था, बहुत ज़्यादा विलासिता करता था। ठीक है, बहुत ज़्यादा अय्याश टाइप से था। और अगर हम इसकी बात करें, इसको मैं आगे बढ़ा देता हूँ जहादर शाह के बारे में ही। जहादर शाह ये बड़ा ही अय्याश टाइप का था, और इसकी एक प्रेमिका थी लाल कुंवर। ठीक है, ये इसके चक्कर में पड़ गया था जहादर शाह, और इसके चक्कर में पड़ करके ये दिल्ली में थी। ठीक है, और इससे इसने क्या कर ली? शादी कर ली। अब शादी करने के बाद क्या हुआ? जो इसकी प्रेमिका थी लाल कुंवर, इसने अपने जलवे दिखाने शुरू कर दिए। ठीक है, अब जहादर शाह क्या बन चुका था? इस लाल कुंवर की कठपुतली बन चुका था। ठीक है, लाल कुंवर की इच्छा की पूर्ति करने के लिए जहादर शाह किसी भी हद तक चला जाता था। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लूं, तो एक बार क्या हुआ कि एक नाव थी। ठीक है, और उसमें बहुत सारे मतलब आदमी अपना उसके बैठे हुए थे। अब उसने क्या किया? जो लाल कुंवर थी, उसने क्या किया? जादर शाह से कहा कि तुम इस नाव को उल्टा करके पलटवा दो, और मैं इस पे जो ये लोग हैं इनको मरते हुए देखना चाहती हूँ, इनकी चीख पुकार सुनना चाहती हूँ। अब ये जो जहादर शाह था, ये बिल्कुल बेवकूफ़ था, और इसने नाव को क्या कर दिया? पलटवा दिया। और इनको मरते हुए देखती थी कौन? लाल कुंवर। ठीक है, इसके अलावा लाल कुंवर को जो इसके जहादर शाह के बेटे थे उनसे बड़ी चिढ़ थी, और उनकी भी आंखें फुड़वा दी थी किसने? लाल कुंवर ने, जहादर शाह को बोल करके कि इनकी आंखों को क्या करो, खुश करने के लिए जहादर शाह ने क्या किया? अपने बेटों की आंखें भी फुड़वा दी। ठीक है, एक बार क्या हुआ कि लाल कुंवर ने एक बार जहादर शाह से कहा कि तुम नग्न हो करके दरबार में जाओ। अब इसकी खुशी के लिए जहादर शाह ने क्या किया? नग्न अवस्था में दरबार में गया। ठीक है, इसी इन कारणों की वजह से इसको लंपट मूर्ख बोलते हैं। ठीक है, अब क्यों? क्योंकि ये लाल कुंवर को खुश रखना चाहता था। उसने लाल कुंवर ने कहा कि तुम नग्न अवस्था में क्या करो? दरबार में जाओ। इसके अलावा लाल कुंवर ने, जैसे ही जहादर शाह और लाल कुंवर की शादी हुई, तो लाल कुंवर ने इसके जितने भी रिलेटिव्स थे
उनको क्या किया, अच्छे अच्छे शाही पदों पे पोस्टिंग करवा दी, शाही पदों पर बिठा दिया। किसको? जो लाल कुंवर के रिलेटिव्स थे। अब ऐसी हरकतों को देख करके एक बार तो क्या हुआ, लाल कौर ने जादर शाह को कहा कि तुम महिलाओं के वस्त्र पहनकर इस दरबार में जाओ। इन सभी की वजह से जो दरबारी थे वो पूरी तरह भड़क गए। ठीक है। और जहादर शाह की हरकतों से परेशान होकर, अब जहादर शाह का एक भतीजा था, और जो इनका भतीजा था उनका नाम था फर्रुखशियर। ठीक है। फर्रुखशियर, जिसके बारे में हमने बात क्या की, फर्रुखशियर के क्या बोलते हैं इतिहासकार, घृणित कायर बोलते हैं। ये भी अयोग्य था, लेकिन यहाँ पे ये एटलीस्ट जहादर शाह से तो योग्य था ही, क्योंकि इस जहादर शाह की हरकतें बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी। इसने क्या किया, फर्रुखशियर ने साथियों की मदद ली। कौन से साथियों की? सैयद बंधुओं की मदद ली। ठीक है। अब ये सैयद बंधु कौन थे? ये दरबारी थे मुगल के। ठीक है, दरबार में थे, दरबारी थे, किसमें? मुगल में। ठीक है। फर्रुखशियर ने क्या ली? सैयद बंधुओं की मदद ली, और इसके सहयोग से क्या किया, जहादर शाह को भी मरवा दिया और लाल कुंवर को भी क्या कर दिया, मरवा दिया। और फिर राजगद्दी पे कौन आया? फर्रुखशियर। ठीक है, तो एक बार इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, मुगलों के पतन को आगे बढ़ाते हैं। अब अगर हम बात करें जो सैयद बंधु थे और जो फर्रुखशियर थे, तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, फर्रुखशियर एक्चुअल में था कौन? तो जो फर्रुखशियर था वो जहादर शाह का तो भतीजा था, लेकिन फर्रुखशियर के जो पिता थे उनका क्या नाम था? उनका नाम था अजीम उश शान। इनके पिता का क्या नाम था? अजीम उश शान। ठीक है। और जो सैयद बंधु थे, सैयद बंधु कौन थे? जिनकी मदद लेकर के, सैयद बंधु कौन थे? जिनकी मदद लेकर के फर्रुखशियर ने किसको मरवाया था? जहादर शाह को मरवाया था। और ये सैयद बंधु कौन थे? उनमें से ये दो मतलब आपस में भाई थे। एक तो था अब्दुल्ला खां, एक का नाम क्या था? अब्दुल्ला खां। ठीक है। और जो दूसरा भाई था वो था हुसैन अली खां। हुसैन अली खां। ठीक है, ये दो थे। और जो अब्दुल्ला खां था, ये कौन था? ये था, आपस में तो भाई थे, अब्दुल्ला खां था बड़ा भाई, और हुसैन अली खान क्या था? ये था छोटा भाई। और फर्रुखशियर ने जो अब्दुल्ला खां था, इसको वजीर का पद सौंप दिया। ठीक है, क्योंकि मदद की थी, तो अब्दुल्ला खां को कौन सी पोस्ट मिली? वजीर। वजीर मतलब प्रधानमंत्री। ठीक है। और हुसैन अली खान को कौन सी पोस्ट मिली? इसको मिली सेनापति की। और सेनापति को उस टाइम पे क्या बोलते थे? मीर बख्शी। यानी मीर बख्शी क्या है? ये नाम नहीं है, एक्चुअल में एक पोस्ट है जो किसको मिली, ये एक पद है जो किसको मिली? उसके छोटे भाई हुसैन अली खां को। क्यों? क्योंकि फर्रुखशियर की मदद की थी सैयद बंधुओं ने। ठीक है। एक आधा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ जाता है कि जहादर शाह ने, ठीक है, ये भी आपको जहादर शाह के बारे में लिख लेना चाहिए, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद हम फर्रुखशियर की बात करेंगे। जहादर शाह ने राजा जयसिंह को सवाई मिर्जा की उपाधि दी थी। सवाई मिर्जा की उपाधि जयसिंह को किसने दी थी? जहादर शाह ने दी थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर पीसीएस एग्जाम। ठीक है। और जयसिंह कौन था? जयसिंह हमने डिस्कस किया, ये कहाँ था? आमेर का राजा था। जयसिंह कौन था? आमेर का राजा। आमेर का राजा कौन? जयसिंह। और इसको सवाई मिर्जा की उपाधि किसने दी?
जहांदर शाह ने। जहांदर शाह को किसने मारा? फर्रुख शेर ने। किसकी मदद से मारा? सैयद बंधुओं की मदद से। और राजगद्दी पर फर्रुख शेर के पिता का नाम कौन था? अजीम उस शान। और जहांदर शाह का फर्रुख शेर क्या लगता था? भतीजा लगता था। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कहानी के थ्रू ही जल्दी अच्छे तरीके से ये सारी चीज़ें याद हो सकती हैं। ठीक है, इसके अलावा जो जहांदर शाह था, इसने टाइटल दिया था महाराजा अजीत सिंह को। मतलब अजीत सिंह उनका नाम था, हमने बात की अजीत सिंह। ठीक है, रूलर था कहाँ के? मारवाड़ के रूलर थे ये। इनको उपाधि कौन सी थी? इनको उपाधि दी थी महाराजा की। किसने दी थी? जहादर शाह ने। ठीक है, जहादर शाह ने इनको उपाधि दी थी महाराजा की। तो होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब हम इसको जहादर शाह को यहीं पे जो मोस्ट था वो इतना ही था। अब हम बात करते हैं किसकी? फर्रुख शेर की। तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे आप फर्रुख शेर। अगर हम बात करें फर्रुख शेर की, तो इसका जो शासनकाल चला था वो चला था 1713 से लेकर के 1719 तक। ठीक है, ये जानता था, फर्रुख शेर थोड़ा सा चालाक था, ये जानता था कि जुल्फिकार खां इसके लिए खतरा बन सकता है। जुल्फिकार खां कौन था? जुल्फिकार खां जहादर शाह का यानी लंपट मूर्ख शासक यानी जहादर शाह का क्या था? वजीर था। और चूंकि ये इसके लिए खतरा क्यों बन सकता था? क्योंकि प्रैक्टिकली रूप से जुल्फी खां ही शासन कर रहा था मुगल साम्राज्य में। ठीक है, तो उसने क्या किया? फर्रुख शेर ने सबसे पहले तो मैंने आपसे बात की, सैयद बंधुओं की पावर बढ़ा दी। अब्दुल खां को क्या बनाया? वजीर यानी प्रधानमंत्री। और हुसैन अली खां को क्या बना दिया? इसको बना दिया सेनापति। अब फर्रुख शेर ने क्या किया? जो जहादर शाह का ये था वजीर था जुल्फी जुल्फिकर खां, इसको क्या कर दिया? मरवा दिया। ठीक है, और जुल्फिकर खां के जो पिता थे जिनका नाम क्या था? असद खां। जुल्फिकार के पिता का नाम क्या था? असद खां। इनको क्या कर दिया? इनको अरेस्ट करवा दिया और अपना जेल में डाल दिया। ठीक है, ताकि इनकी पावर खत्म हो सके। ठीक है, अब बात आती है इसी के साथ में, इन्होंने क्या किया? फर्रुख शेर ने, इनके एक समकालीन थे यानी इनके साथ ही थे, उसी टाइम पे थे, भरतपुर में एक जाट शासक। भरतपुर में कौन थे? एक जाट शासक थे और उनका नाम क्या था? चूड़ामन जाट। और चूड़ामन जाट से इन्होंने क्या की? फर्रुख शेर ने दोस्ती कर ली। और दोस्ती करने के बाद इन्होंने कहा कि अजीत सिंह पे अटैक करो। और अजीत सिंह के बारे में हमने डिस्कस की थी। शहादर शाह ने अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि दी थी। आधा ये, और अजीत सिंह कौन थे? मारवाड़ के राजा थे। ठीक है, तो फर्रुख शेर ने क्या किया? भरतपुर के जाट शासक थे चूड़ामन जाट, इनसे दोस्ती की और कहा कि अजीत सिंह मारवाड़ के राजा हैं, इन पे क्या करना है? हमें अटैक करना है। ठीक है, इसके बाद क्या किया फर्रुख शेर ने? 1716 में 1716 में इसने क्या किया? बंदा बहादुर पर भी अटैक किया। बंदा बहादुर पर क्या किया इन्होंने? अटैक किया। और बंदा बहादुर को क्या किया? बंदी बना लिया। और बंदी बनाने के बाद दिल्ली में इसकी हत्या करवा दी। ठीक है, बड़े बुरी तरीके से इसको मारा गया था, इसकी आंखें फोड़ दी गई थी और इसकी खाल भी उतरवा ली गई थी। ठीक है, और तकरीबन इसके साथ साथ इसके साथी जो थे तकरीबन 40 सिख भी मार दिए गए थे। इसकी बॉडी को चॉप कर दिया गया था यानी काट दिया गया था कई भागों में। ठीक है, बड़ी ही बुरी तरीके से इसको मरवा दिया था। किसने? फर्रुख शेर ने 1716 में बंदा बहादुर को। ठीक है, अब हुआ क्या? 1717 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना घटित हुई। वो क्या थी? उस टाइम आपको पता ही है यूरोपियन कंपनी का आगमन हो रहा था, यूरोपियन अपनी पावर बढ़ा रहे थे और फर्रुख शेर ने उनको एक मौका भी दे दिया। तो समझते हैं
फर्रुखशियर ने ऐसा क्या काम कर दिया जिससे अंग्रेजों की पावर बढ़ गई? फर्रुखशियर ने क्या किया, अंग्रेजों को एक स्वर्णिम, क्या कर दिया, एक स्वर्णिम फरमान दे दिया, जिसको क्या बोलते हैं अंग्रेज का मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा, ठीक है। स्वर्णिम फरमान किसने दिया? फर्रुखशियर ने दिया। अब ये स्वर्णिम फरमान है क्या, मैग्ना कार्टा क्या है, फर्रुखशियर ने ये क्यों दिया, किस वजह से दिया, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। एक्चुअल में था क्या, फर्रुखशियर के पैर में एक फोड़ा हो गया था, ठीक है। इलाज करवाया, ठीक नहीं हुआ, तो इसके दरबार में एक सर्जन आया, उसका नाम क्या था? डॉक्टर विलियम हैमिल्टन, ठीक है। फर्रुखशियर के दरबार में कौन आया? डॉक्टर विलियम हैमिल्टन। और इसने क्या किया, उसने अपना इसके फोड़े को चीर फाड़ की, इसमें पेट्रोलियम जेली लगा दी और फर्रुखशियर का जो फोड़ा था वो क्या हो गया, ठीक हो गया। जो किसी से इलाज नहीं हो रहा था वो डॉक्टर विलियम हैमिल्टन ने क्या किया, चीर काट करके पेट्रोलियम जेली लगा के उसको ठीक कर दिया, ठीक है। अब फर्रुखशियर तो ठीक हो गया, अब यानी फर्रुखशियर क्या हो गया, खुश हो गया इस बात से। और विलियम हैमिल्टन कौन था? ये 1715 में, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये एक्चुअल में 1715 में एक शिष्टमंडल था, ठीक है, जॉन सुरमन के नेतृत्व में आया था। प्रोफेशनल का एक ग्रुप था और इनका नेतृत्व करता कौन थे? ये डॉक्टर का एक ग्रुप था, इनके ग्रुप के नेतृत्व करता थे जॉन सुरमन, ठीक है। और इसके नेतृत्व में शिष्टमंडल कहाँ आया था? भारत में आया था। और क्या हुआ था, 1717 में ये कहाँ पहुंचे थे? ये फर्रुखशियर के दरबार में पहुंचे थे। और जो ये डॉक्टर है विलियम हैमिल्टन, ठीक है, ये इन्हीं की टीम का, यानी इस शिष्टमंडल की टीम का, यानी जॉन सुरमन के नेतृत्व में जो टीम बनी हुई थी उसी में क्या था, ये एक डॉक्टर था। अब हुआ क्या, फर्रुखशियर तो हो गया ठीक, खुश होकर फर्रुखशियर ने अंग्रेजों से कहा कि ये बंगाल में जाकर कहीं भी व्यापार कर सकते हो तुम, ठीक है। पहले तो अपना क्या था, व्यापार के लिए बहुत सारी इनको परमिशन लेनी पड़ती थी, परमिशन मिली ना मिले। अब फर्रुखशियर ने क्या किया, उन्हें बंगाल में जा करके कहा कि तुम वहां पे जा करके अपना व्यापार कर सकते हो और बिना सीमा कर दिए, यानी अब आपको कोई भी कर नहीं देना, बिना सीमा कर दिया आप वहां पे अपना क्या कर सकते हो, बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। और अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए सिक्कों की भी अब हर जगह क्या हो जाएगी, मान्यता हो जाएगी। और इसी फरमान को क्या बोलते हैं, स्वर्णिम फरमान बोलते हैं, ठीक है। और यही एक्चुअल में जो स्वर्णिम फरमान था, ये अंग्रेजों का क्या हुआ, एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ था, ठीक है। अंग्रेजों ने फैक्ट्री तो सबसे पहले कहाँ लगाई थी, सूरत में, लेकिन अधिकार सबसे पहले कहाँ पे किया, बंगाल में। और उसका रीजन क्या था, ये स्वर्णिम फरमान ही था, ठीक है, क्योंकि बंगाल में ही कर मुक्त व्यापार के अधिकार मिले थे। और जो अधिकार पत्र जो कभी 1215 ईस्वी में अंग्रेज नागरिकों को ब्रिटेन में मिला था, उसे मैग्ना कार्टा कहते हैं, ठीक है। और इसीलिए फर्रुखशियर के दिए हुए फरमान को भी अंग्रेजों का क्या कहलाता है, मैग्ना कार्टा कहलाता है। यानी स्वर्णिम फरमान को क्या बोलते हैं, अंग्रेजों का मैग्ना कार्टा, ठीक है। जैसे अंग्रेजों को ब्रिटेन में अधिकार मिल गए थे बिजनेस करने के, इसी प्रकार यहाँ पे भी उनको स्वर्णिम फरमान मिल गया था, इसीलिए अंग्रेजों का मैग्ना कार्टा इंडिया में क्या कहलाता है, स्वर्णिम फरमान, ठीक है। अब हुआ क्या, शासन तो फर्रुखशियर कर रहा था, लेकिन धीरे धीरे, हम बात कर रहे हैं फर्रुखशियर के ही उसी के टाइम काल में, तो सैयद बंधुओं का जो था, हमने बात की सैयद बंधु जो थे, उनका जो डोमिनेंस था वो धीरे धीरे बढ़ रहा था, ठीक है। और जो फर्रुखशियर था ये वाला, इसकी हेल्प किसने की थी, उन्हीं सैयद बंधुओं ने, और ये कठपुतली बन के रह गया सैयद बंधुओं का, ठीक है। अब जो सैयद बंधु थे
कौन कौन थे? अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ये भी फर्रुख शेर को मारने का प्लान बनाने लगे। इन्होंने सोचा फर्रुख शेर को अभी यहाँ से हटा देना चाहिए, ये हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और फर्रुख शेर ने भी क्या सोचा, भाई ये तो जो सैयद बंधु हैं ये मुझे मारने की फिराक में हैं, इससे पहले मैं ही इनको मरवा देता हूँ। अब जो सैयद बंधु थे, सैयद बंधु कौन थे डिस्कस करते हैं एक बार, होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। सैयद बंधु कौन कौन थे ये हम डिस्कस कर चुके हैं। पहला तो था अब्दुल्ला खां, दूसरा ये आपस में दोनों भाई थे हुसैन अली खां। इन दोनों ने क्या किया, उस समय मराठा शासक हुआ करता था, ठीक है। बात करते हैं मराठा शासक की। और उस टाइम जो मराठा शासक थे वो थे छत्रपति शाहू जी महाराज, ठीक है। और शाहू को हमने डिस्कस किया था अभी थोड़ी देर पहले, बहादुर शाह फर्स्ट ने ही शाहू को आज़ाद किया था, ठीक है। और उस समय जो शाहू जी के प्रधानमंत्री रूल किया करते थे, ठीक है, मतलब छत्रपति शाहू जी का जो प्रधानमंत्री होगा ना, उसे मराठा की टर्म में क्या बोलते हैं, पेशवा, ठीक है। और उस वक्त जो छत्रपति शाहू के पेशवा थे यानी प्रधानमंत्री थे, वो कौन थे, बालाजी विश्वनाथ, बालाजी विश्वनाथ, ठीक है। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, छत्रपति शाहू महाराज के पेशवा या प्रधानमंत्री, ठीक है। यानी हेड लगा लो इसमें, मराठाओं में जैसे इसमें क्या बोलते हैं वो प्रधानमंत्री को वजीर बोलते हैं मुगलों में, तो मराठाओं में प्रधानमंत्री को क्या बोल देते, पेशवा बोल देते थे, ठीक है। और बालाजी विश्वनाथ कौन था, इनका मराठाओं का प्रथम पेशवा था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बालाजी विश्वनाथ क्या था, प्रथम पेशवा, ठीक है। दूसरी चीज, इन्होंने क्या किया, सैयद बंधुओं ने सोचा कि क्यों ना मराठाओं से मदद ली जाए, ठीक है। किसको मरवाने के लिए, फर्रुख शेर को मरवाने के लिए। सैयद बंधुओं ने सोचा कि हम फर्रुख शेर को मरवाने के लिए मराठाओं की मदद लेते हैं, और इसलिए उन्होंने मराठाओं के पास एक पत्र भेजा, मिलने के लिए पत्र भेजा। अब सैयद बंधुओं से मिलने के लिए बालाजी विश्वनाथ क्या किए, जो ये थे बालाजी विश्वनाथ, ये अपना पहुंच गए किनके पास, सैयद बंधुओं के पास, कि चलो भाई बताओ क्या है। तो वहां पे दोनों के बीच संधि हुई, किन किन के बीच, सैयद बंधु और बालाजी विश्वनाथ के बीच। इन दोनों के बीच जो संधि हुई, उस संधि का नाम था दिल्ली की संधि, ठीक है। और इस दिल्ली की संधि में उन्होंने क्या किया, दिल्ली की संधि में इनके बीच, ये कब हुई थी, 1719 में हुई थी, इनके बीच एक डील फाइनल हुई। और वो डील में क्या क्या हुआ, इसकी कुछ शर्तें थी। इनमें जो पहली शर्त थी वो क्या हुई, डिसाइड हुआ कि मराठा हेल्प करेंगे, ठीक है। मराठाओं को बुलाया था, मराठा क्या हेल्प करेंगे कि फर्रुख शेर को मरवाने में, क्योंकि फर्रुख शेर इनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, फर्रुख शेर को मरवाने में मदद करेंगे। और जब मुगल पर अटैक करेंगे लाल किले पर, कौन, मराठा, क्योंकि मराठा क्या चाह रहे थे, चारों तरफ हिंदुत्व को फैलाना चाह रहे थे, हिंदुत्व राष्ट्र की स्थापना करना चाह रहे थे। तो इन्होंने क्या कहा, जब हम क्या करेंगे, दिल्ली पे अटैक करेंगे, तो हमें किसकी मदद चाहिएगी, तब हमें सैयद बंधुओं की मदद की चाहिएगी। और इस डील को, सबसे पहले डील क्या, फर्रुख शेर को मरवाना है। अच्छा, दूसरी डील क्या हुई कि जब लाल किले पर अटैक करेंगे मराठे, तो मराठाओं की मदद किसने करनी है, सैयद बंधुओं ने की है। और इनके बीच डील फाइनल हो गई, ठीक है। और हुआ क्या, 1719 में, 1719 में क्या कर दिया, दोनों ने मिल करके क्या किया, फर्रुख शेर की हत्या करवा दी, और फर्रुख शेर मर गया, इसकी गला दबा के हत्या करवा दी गई थी। फर्रुख शेर डाइड, कब मर गया, 1719 में गला दबा करके इसकी हत्या हो गई, ठीक है। अब सैयद बंधु पावर में आ गए थे, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम अब नेक्स्ट रूलर को बिठाते हैं, और उन्होंने
नेक्स्ट रूलर को बिठाया, उसका क्या नाम था? जो नेक्स्ट इन्होंने मुगल सिंहासन पे बिठाया, उनका नाम था राफी उद दरजात। ठीक है, रफी उद दरजात। और ये कब बैठा? ये बैठा 1719 में राजगद्दी पर। फर्रुख शेर की मृत्यु के बाद किसकी सहायता से? सैयद बंधुओं ने इसको बिठाया, और ये मात्र 3 महीने तक ही शासन कर सका, और 3 महीने के बाद ही क्या हो गई? इसकी डेथ हो गई। अब इसकी डेथ होने के बाद ये कैसे मरा था? ये टीबी से मर गया था। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ? फर्रुख शेर जो फर्रुख शेर के मरने के बाद रफी उद दौला बैठा। इसके बाद क्या हुआ? मृत्यु के बाद इसका एक छोटा भाई था, उसका नाम क्या था? रफी उद दौला। इसका एक छोटा भाई था जिसका नाम था रफी उद दौला। उसने क्या किया? अपना राजगद्दी पर बिठाया, सैयद बंधुओं ने इसको बिठा लिया। ठीक है, और रफी उद दौला इसने क्या किया? अपना खुद का नाम कहा कि मुझे किस नाम से जाना जाए? शाहजहां द्वितीय के नाम से जाना जाए। ठीक है, और इसकी भी मृत्यु हो गई जल्दी ही अतिसार रोग से। अतिसार रोग से क्या हो गई? इसकी भी डेथ हो गई। इसके बाद किसको सैयद बंधुओं ने अपना नेक्स्ट मुगल बादशाह बनाया? तो सैयद बंधुओं ने नेक्स्ट बिठाया मोहम्मद शाह को। ठीक है, और जो मोहम्मद शाह था, इसका शासनकाल स्टार्ट होता 1719 से लेकर के 1748 तक। ठीक है, बात आ जाती है मोहम्मद शाह की। ठीक है, कई बार आपसे एग्जाम में इसके बारे में स्ट्रक्चर पूछा गया है, वो क्या है? अजीम उस शान का जो बेटा था। देखो ये इसका स्ट्रक्चर है, अगर आपको अच्छे से समझना है। अजीम, या अजीम को कई बार बोल देते हैं रफ़ी उस शान। ठीक है, रफ़ी उस शान का बेटा कौन था? इसका बेटा था फर्रुख शेर। फर्रुख शेर जिसके बारे में अभी हम बात कर चुके हैं, मराठा और सैयद बंधुओं ने मिलकर फर्रुख शेर को मारा था। इसका छोटा भाई कौन था? रफ़ी उद दरजात। ठीक है, कौन सा? ये वाला। ठीक है, इसके बाद ये मर गया। इसका छोटा भाई कौन था? इसका छोटा भाई था रफ़ी उद दौला, जो कौन है? वो ये रहा। ठीक है, होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं हम आगे। जो बहादुर शाह फर्स्ट थे, ठीक है, उनके 4 बेटे थे, रफ़ी उस शान, अजीम उस शान, जहांदर शाह और जहान शाह। ठीक है, जो ये जहान शाह था, जहान शाह ये इसका 18 साल का बेटा था बहादुर शाह फर्स्ट का, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो मोहम्मद शाह सैयद बंधुओं द्वारा मुगल सिंहासन पर बिठा दिया गया। ठीक है, ये मोहम्मद शाह ही था, जिसको हम क्या बोलते हैं? जहान शाह। एक और नाम है इसका, क्या? जहान शाह। और इसके पिताजी का क्या नाम था? बहादुर शाह फर्स्ट, जो हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं इसी वीडियो के अंदर। ठीक है, तो मोहम्मद शाह ने क्या सोचा? मोहम्मद शाह ने सोचा कि भाई अगर राजगद्दी पर बैठना है तो सबसे पहले जो पावर में है सैयद बंधुओं, इनकी हत्या करवानी पड़ेगी। ठीक है, और इसने क्या किया? इसने एक मोस्ट इम्पोर्टेंट काम किया था। वो क्या किया था? दक्कन के 6 सूबे थे, इसने क्या किया? मोहम्मद शाह ने वहां का सूबेदार बनाया निजाम उल मुल्क को। तो ये नोट करेंगे आप, दक्कन में 6 सूबे थे, और इधर जो सूबे थे इनका जो हेड हो गया वो सूबेदार होगा। और किसको बनाया गया? निजाम उल मुल्क को। निजाम उल मुल्क को ही क्या कहते हैं? चिनक्लिच खान। निजाम उल मुल्क का दूसरा नाम क्या है? चिनक्लिच
खान। ठीक है। अब ये जो चिनक्लिच खान था, इसके बारे में हमने क्यों बात की? क्योंकि मैंने आपसे बताया था मोहम्मद शाह क्या सोच रहा था कि अगर शासन करना है तो सैयद बंधुओं को मरवाना पड़ेगा। अब जो चिनक्लिच खान था या निजाम उल मुल्क था, इसकी सहायता किसने ली? मोहम्मद शाह ने। मोहम्मद शाह ने निजाम उल मुल्क और चिनक्लिच खां की सहायता ली और किसको मरवा दिया? सैयद बंधुओं की हत्या करवा दी। यानी इनको क्या कर दिया? ठिकाने लगा दिया। ठीक है। अब कब करवाई ये हत्या? ये हत्या करवाई थी 1720 ईस्वी में। ठीक है। इधर जो जो 1720 में जैसे ही इसकी सैयद बंधुओं की मृत्यु हो गई, तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि सैयद बंधुओं की और मराठाओं की दिल्ली में एक संधि हुई थी। ठीक है। उस संधि में क्या था कि जब एक तो अपना ये था कि मराठा और ये फर्रुखशियर को मतलब मरवा देंगे। दूसरी इनकी क्या था कि जो सैयद बंधु हैं, जब मराठा अटैक करेंगे दिल्ली के ऊपर तो सैयद बंधु क्या करेंगे? मदद करेंगे। लेकिन अब तो सैयद बंधुओं की क्या हो गई है? हत्या हो गई है। अब मराठा हो गए क्या? अब भाई ये तो डील कैंसिल हो गई। ठीक है। अब उधर क्या हुआ 1720 में ही, क्योंकि मराठा भी समकालीन थे, 1720 में बालाजी विश्वनाथ मराठाओं की साइड, उनकी भी मृत्यु हो गई। बालाजी विश्वनाथ की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। वो भी डाई कर गए। ठीक है। अब इनका बालाजी विश्वनाथ जी का एक 19 साल का बेटा था। ठीक है। और वो जो 19 वर्ष का जो बेटा था उसका नाम था पेशवा बाजीराव प्रथम। पेशवा बाजीराव प्रथम। ठीक है। और इसका जो शासनकाल चला था, पेशवा का जो था, इसका चला था 1720 से लेकर के 1740 तक इसका कार्यकाल चला था। ठीक है। और ये मराठाओं का सबसे महान पेशवा था। ठीक है। सैयद बंधुओं को एक क्वेश्चन पूछा गया था कि किन को किंग मेकर्स कहा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन था कि किसको किंग मेकर कहा जाता है। तो याद रखना, जो ये सैयद बंधु हैं, इनको ही इतिहास में किंग मेकर कहा जाता है। इनको किंग मेकर क्यों कहा जाता है? क्योंकि मैंने आपसे बात की फर्रुख शेयर, देखो मैं आपको फिर से लिखवा देता हूँ कि सैयद को, जो सैयद बंधु थे, उनको किंग मेकर क्यों को कहा जाता है? क्योंकि इसने किस किस को किया? एक तो किया फर्रुख शेयर को, राजगद्दी पर बिठाया। ठीक है। दूसरा किसको? रफीउद्दौला को। इसके अलावा रफ़ी उद दरजात को। ठीक है। इसके अलावा मोहम्मद शाह को। इतने सारे शासकों को इसने किंग बना दिया। किसने? सैयद बंधुओं ने। इस वजह से सैयद बंधुओं को क्या बोलते हैं? किंग मेकर बोलते हैं। तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम हेडिंग डालेंगे किसकी? मोहम्मद शाह की। तो नेक्स्ट है हमारा मोहम्मद शाह। ठीक है। अगर हम मोहम्मद शाह की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा नालायक था। ठीक है। सबसे ज़्यादा ये अय्याश था। ठीक है। एकदम अयोग्य था। इतिहासकार कहते हैं कि इसके शासनकाल में शासन जो था महिलाओं और हिजड़ों के हाथों में आ चुका था। ऐसा इतिहासकार बोलते हैं। इसे महिलाओं के साथ रहना बेहद पसंद था। इसलिए मोहम्मद शाह जो थे, ये अपना अधिकतर टाइम कहाँ गुजारते थे? रहम में रहते थे। रहम में क्या करते थे? गुजारते थे। रहम कौन सी जगह है? रहम जो हरम है, रहम नहीं है, हरम। ठीक है। हरम कौन सी जगह है? हरम वो जगह है, मतलब ये किले के अंदर एक ऐसी जगह है जहाँ पे कौन रहती है? केवल महिलाएं रहती हैं। ठीक है। तो मोहम्मद शाह अयोग्य शासक थे। ठीक है। और इसी वजह से, ठीक है, इस हरकतों की वजह से मोहम्मद शाह को एक अन्य नाम से भी इतिहासकार बोलते हैं। वो क्या है? मोहम्मद शाह रंगीला। ठीक है। इसको क्या बोला जाता है? मोहम्मद शाह
रंगीला, यानी रंगीला बादशाह भी इसको बोला जाता है। ठीक है, इसने क्या किया 1720 में, 1720 में इसने क्या किया, जजिया कर को बंद कर दिया। जजिया कर क्या कर दिया, बंद कर दिया। हमने पहले ही बात की थी जजिया कर कौन सा होता है, जजिया कर गैर मुसलमानों से लिया जाता है। लेकिन एक चीज़ याद रखना, जो चाहे वो गैर मुसलमान हो, लेकिन अगर वो शाही लोग होंगे यानी शाही वर्कर होंगे तो वो एग्जेम्प्ट कहलाएंगे, यानी उनको ये जजिया कर नहीं देना होगा चाहे वो हिंदू हो। ठीक है, अब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बनता है मोहम्मद शाह में, वो बनता है नादिर शाह का आक्रमण। ठीक है, तो इसके शासनकाल में क्या हुआ था, 1739 में नादिर शाह ने आक्रमण किया था। नादिर शाह का आक्रमण, ठीक है, कब हुआ था, 1739 में। किसके काल में हुआ था, मोहम्मद शाह के काल में हुआ था। ठीक है, किसका, नादिर शाह का आक्रमण हुआ था। अब ये नादिर शाह कौन था, जो ये नादिर शाह था ये ईरान का शासक था। और ये कहाँ से आया था, ये ईरान से आया था। ईरान में एक वंश था, उस वंश का नाम था दुर्रानी वंश। ठीक है, और ये जो कौन था, दुर्रानी वंश का ही क्या था, ये शासक था। ठीक है, अब 1739 में क्या हुई, लड़ाई हुई, बैटल ऑफ करनाल। और इस बैटल ऑफ करनाल में क्या हुआ, नादिर शाह वर्सेस मुगल। ठीक है, और इस लड़ाई में नादिर शाह क्या हुआ, जीत गया, और मुगल क्या हो गए, हार गए। ठीक है, जीतने के बाद दिल्ली से जो मुगल थे, इनसे क्या किया, इसने बहुत सारा धन लूटा। तकरीबन 70 करोड़ की संपत्ति उस समय इसने लूटी। ठीक है, इसके अलावा तख्तो ताउज म्यूज जो सिंहासन था, और इसके साथ साथ वहाँ पे उसने क्या लूटा, इस सिंहासन के साथ साथ कोहिनूर हीरा को भी नादिर शाह इस आक्रमण में अपने साथ ले गया। ठीक है, नादिर शाह इन सभी चीज़ों को लूटने के बाद वापस गया, अपना ईरान गया। कब गया, 1747 में अपना ईरान लौट गया, और वहीं पर क्या हो गई, नादिर शाह की मृत्यु हो गई। ठीक है, अब जो नादिर शाह का सेनापति था, नादिर शाह के सेनापति का क्या नाम था, नादिर शाह के जो सेनापति था उसका नाम था अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली किसका सेनापति था, नादिर शाह। और ये जो सेनापति था, यही नादिर शाह का क्या बना, उत्तराधिकारी भी बना। ठीक है, और इस उत्तराधिकारी जो अहमद शाह अब्दाली था, इसको क्या बोलते थे, इसको बोलते युग का मोती। इसके लिए एक नाम था, अहमद शाह अब्दाली को कहते थे, क्या बोलते थे, युग का मोती बोलते थे। किसको बोलते थे, अहमद शाह अब्दाली को। ठीक है, और नादिर शाह की मृत्यु के बाद कौन बैठा फिर, अहमद शाह अब्दाली ने राजगद्दी संभाली 1747 में। ठीक है, इधर क्या हुआ था, इधर 1748 में मोहम्मद शाह की भी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो जो मोहम्मद शाह था, इसकी मृत्यु कब हो गई, 1748 में इसकी भी डेथ हो गई। ठीक है, अब हुआ क्या, इधर साइड जो इसके बाद जो नेक्स्ट आया मुगल बादशाह, वो आया अहमद शाह। ठीक है, समझना आगे कॉन्सेप्ट को। इसके बाद जो नेक्स्ट बादशाह आया वो कौन आया, मुगल बादशाह, वो आया अहमद शाह। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना, क्योंकि इनकी जब फाइट होगी तो दोनों तरफ अहमद शाह होंगे, एक तरफ अहमद शाह मुगल वाला और एक अहमद शाह अब्दाली दुरानी वंश। उधर कौन बना, दुरानी शासक
अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली, ठीक है। और अहमद शाह अब्दाली ये कौन था? ये था ईरान, ईरानी था, ठीक है। देखो समझना, इसके बारे में एक छोटी सी बात है, ये इम्पोर्टेंट है। ये था तो ईरानी, ये ईरानी था, लेकिन ये जो शासन करता था अफगानिस्तान पे करता था। शासन कहाँ करता था? अफगानिस्तान पे, ठीक है। अब इसने क्या किया? फर्स्ट अटैक हुआ अब्दाली का, अहमद शाह अब्दाली ने अटैक किया मुगलों के ऊपर। और अहमद शाह अब्दाली को इनवाइट किया गया था। किसने इनवाइट किया था? ये इनवाइट किया था पंजाब के सूबेदार ने। अहमद शाह अब्दाली को पंजाब के सूबेदार ने इनवाइट किया था। और पंजाब के सूबेदार कौन थे? शाह नवाज खान। शाह नवाज खान, ठीक है। इन्होंने क्या किया? इनको इनवाइट किया। ये पंजाब के सूबेदार थे। शाहनवाज खाज खान के मतलब शाहनवाज खान के आमंत्रण पर ही अब्दाली ने अटैक किया था भारत पर। अहमद शाह के काल में ही अब्दाली ने, ठीक है, जो अहमद शाह था इसी के काल में अब्दाली ने कितनी बार आक्रमण किया? 5 बार आक्रमण किया भारत पर, ठीक है। अब लड़ाई हुई किस किस की? इधर तो कौन था? अहमद शाह अब्दाली था। उधर कौन था? अहमद शाह था। तो लड़ाई हुई क्या? अहमद शाह यानी मुगल साइड, अहमद शाह वर्सेस जो दूसरी साइड था वो कौन था? अहमद शाह अब्दाली। इतिहास में अहमद शाह वर्सेस अहमद शाह आपको किताबों में मिलेगा, ठीक है। जो अब्दाली था इसने सबसे पहले तो पंजाब पे अटैक किया, ठीक है। अब दोनों तरफ कौन थे? दोनों तरफ से लड़ने वाली सेना अहमद शाही थी। एक तरफ था अहमद शाह अब्दाली और दूसरी तरफ था अहमद शाह मुगल शासक, ठीक है। 1754 में, ठीक है, क्या हुआ? अहमद शाह जो मुगल था इसकी मृत्यु हो गई। और अहमद शाह के बाद मुगल का नेक्स्ट जो बादशाह बना वो बना था आलमगीर, ठीक है। और जो ये इसके बाद कौन बना शासक? आलमगीर बना। अब हम अगर बात करें अहमद शाह और अहमद शाह अब्दाली की फाइट के बीच में, तो जो अहमद शाह था ये जीत गया, जो मुगल साइड था। और जो अहमद शाह अब्दाली था इस युद्ध में हारा। लेकिन एक चीज याद रखना, जो पहला युद्ध हुआ था इसमें तो ये अहमद शाह मुगल वाला जीत गया था, लेकिन बाद के बचे हुए जो 4 बैटल हुए उसमें कौन विजयी हुआ? अब्दाली विजयी हुआ था, ठीक है। और अब्दाली ने यहाँ पर खूब लूटपाट की, ठीक है, ये चीज याद रखना। और इसके बाद, ठीक है, यानी 5 बार अटैक किए थे अहमद शाह अब्दाली ने, 5 बार अटैक किए थे। पहली बार तो कौन जीता? अहमद शाह मुगल बादशाह। लेकिन बाकी चारों बाद कौन जीता? अहमद शाह अब्दाली। और इस लड़ाई में जब 4 बार जीते तो चारों बार इसने क्या की? खूब लूटपाट की। अब हुआ क्या? जो अहमद शाह था इसकी मृत्यु हो गई। कब हो गई? 1754 में किसकी मृत्यु हो गई? अहमद शाह की, ठीक है। और इसकी मृत्यु के बाद कौन राजगद्दी पर बैठा? इसके बाद बैठा आलमगीर द्वितीय, ठीक है। और आलमगीर द्वितीय के काल में ही क्या हुई? बैटल ऑफ पलासी। तो एक बार आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं कि मुगलों का पतन लास्ट में कैसे हुआ, ठीक है। तो चलिए अब हम आलमगीर सेकंड के बारे में डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग हमें डालनी है आलमगीर सेकंड। आलमगीर सेकंड इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसके काल में जो घटना घटित हुई वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक्चुअल में हुआ क्या था? जो इसके काल में, आलमगीर सेकंड के काल में पलासी का युद्ध हुआ था, ठीक है, बैटल ऑफ पलासी। यानी कि पलासी का युद्ध किसके काल में हुआ था? आलमगीर
द्वितीय के काल में प्लासी का युद्ध हुआ था। ये कब हुआ था? 1757 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और ये किन किन के बीच हुआ था? एक तरफ तो थे अंग्रेज। अंग्रेज में कौन था? जो था वो रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है। और दूसरी ओर वर्सेस, ठीक है, एक तरफ तो रॉबर्ट क्लाइव नेतृत्व कर रहे थे, दूसरी तरफ थे बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला। इन दोनों के बीच ये प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। ठीक है। इसमें जो रॉबर्ट क्लाइव था, ये क्या हुआ था? ये विजयी हुआ था, यानी ये जीत गया था। और जो बंगाल के नवाब थे, ये हार गए थे। ये हारा था और रॉबर्ट क्लाइव क्या हुआ था? जीता हुआ था। ठीक है। अब यही वो युद्ध था जिसके बाद मुसलमानों का जो प्रभुत्व था वो कम हो गया और अंग्रेजों का जो प्रभुत्व था वो ज़्यादा हो गया। अब क्वेश्चन यहीं से एक और बनता है कि जो सिराजुद्दौला था, ये एक्चुअल में हार कैसे गया? ठीक है। तो एक्चुअल में क्या था, जो सिराजुद्दौला था, बैटल जब ये चल रही थी तो इसका एक सेनापति था। उस सेनापति का क्या नाम था? उस सेनापति का नाम था मीर जाफर। ठीक है। और मीर जाफर जो सेनापति था, ये लड़ तो रहा था सिराजुद्दौला की तरफ से, लेकिन जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, ये मिल गया किस में जाकर के? अंग्रेजों में, यानी रॉबर्ट क्लाइव के साथ जाके ये मिल गया। ठीक है। एक क्वेश्चन हमारा पूछा जाता है कई बार, जैसे रॉबर्ट क्लाइव क्या था? ये तो था गवर्नर। ठीक है। और जो सिराजुद्दौला था, ये था नवाब। अब क्वेश्चन बनता है कि नवाब और गवर्नर में क्या फ़र्क होता है? तो एक चीज़ याद रखना, जो नवाब होता है ये होता है स्वतंत्र शासक। ठीक है, ये तो हो गया स्वतंत्र शासक। और जो गवर्नर होता है ये किसके अधीन होता है? ये कंपनी के अधीन होता है। ये कंपनी के अधीन एक प्रशासक होता है। ठीक है। तो गवर्नर और नवाब में फ़र्क है, ये एग्ज़ाम में एक बार पूछा गया था। तो अब हम प्लासी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो एक्चुअल में हुआ क्या कि अंग्रेज़ों द्वारा किया गया था बंगाल का अधिग्रहण। ठीक है। और ये महत्वपूर्ण घटना थी जिसकी वजह से 8 वर्ष के अल्पकाल में, ठीक है, प्लासी का जब युद्ध चल रहा था तो सिराजुद्दौला, मीर जाफिर तथा मीर कासिम अपने प्रभुत्व को कायम करने में असफल सिद्ध हुए। कौन कौन से? एक तो सिराजुद्दौला, ठीक है, दूसरा जो ये थे मीर जाफर, और एक और था मीर कासिम। इनका बंगाल पे प्रभुत्व कम होता चला गया। ठीक है। परिणाम स्वरूप क्या हो गया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, यानी अंग्रेज थे, इनका प्रभुत्व बंगाल के ऊपर ज़्यादा हो गया। अब इसके बाद क्या हुआ? 17 जून 1756 को, ठीक है, यहाँ पे क्या किया सिराजुद्दौला ने? यहाँ पे हेडिंग डालेंगे 15 जून 1756 में सिराजुद्दौला ने क्या किया? इसने बंगाल में अंग्रेजों की एक कोठी थी, उसका नाम क्या था? फोर्ट विलियम्स। और जो इसने सिराजुद्दौला ने क्या किया? इस फोर्ट विलियम्स को घेर लिया। ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कैसे कॉन्सेप्ट, ये कैसे लड़ाई स्टार्ट हुई थी। सिराजुद्दौला ने क्या किया? जो अंग्रेजों की कोठी थी बंगाल में फोर्ट विलियम्स के नाम से, उसको घेर लिया। ठीक है। और ये उसको घेरने के बाद यहाँ पे 5 दिन तक युद्ध लड़ा गया। और इस संघर्ष में क्या हुआ? सिराजुद्दौला का जो सिराजुद्दौला था, इसका क्या हो गया? इसके ऊपर कब्जा हो गया। फोर्ट विलियम के ऊपर क्या हो गया? इसका कब्जा हो गया। और जैसे इसका कब्जा हो गया तो इसने क्या किया? जो कलकत्ता था, जो फोर्ट विलियम्स कलकत्ता में था, बंगाल में था, इसका अपना नया नाम लिखा। क्या नाम रखा? अलीनगर। इसके बाद सिराजुद्दौला ने क्या किया? इस सिराजुद्दौला का अपना एक सेवक था, और उस सेवक का क्या नाम था? उस सेवक का नाम था मानिक चंद। इस मानिक चंद से क्या कहा कि जाओ भाई तुम यहाँ पे अपना इसको संभालो, उसको सुपुर्द कर दिया।
ठीक है, ये फोर्ट विलियम्स, और यहाँ से अपना वापस निकल गया सिराजुद्दौला। ठीक है, लेकिन जो माणिक चंद था ये भी धोखेबाज निकला। ठीक है, ये भी किस में मिल गया था, अंग्रेजों में मिल गया था। लेकिन एक तत्कालिक घटना घटित हुई, और वो तत्कालिक घटना थी ब्लैक होल की घटना। ठीक है, जिसकी वजह से अंग्रेज और ये जो प्लासी का युद्ध था ये स्टार्ट हुआ। हुआ क्या, जो ये एक ब्लैक होल की घटना के नाम से जाना जाता है, और इसके कई जो इतिहासकार हैं वो कहते हैं एक मनगढ़ंत कहानी थी, लेकिन कईयों का मानना है ये एकदम सच्ची घटना थी। ये एक्चुअल में पश्चिम बंगाल की घटना है। कहते हैं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने, जो सिराजुद्दौला थे, इन्होंने क्या किया, 140 अंग्रेज सैनिकों को पकड़ा। ठीक है, इसमें मतलब बंदी थे, इनको बंदी बनाया। इसमें बच्चे भी थे, महिलाएं भी थी, और कुछ अंग्रेज सैनिक भी थे। इसने क्या किया, एक कमरा था जो कि क्या था, 18 फुट लंबा, 14 फुट और 10 इंची चौड़ा। ठीक है, ऐसी एक इन्होंने एक कोठरी बना रखी थी, बहुत ही छोटी सी कोठरी थी, और इसके अंदर इन 140 लोगों को बंद कर दिया। ठीक है, और हुआ क्या, ये जो बंद करने का काम हुआ था ये हुआ था 20 जून को 1756 में। ठीक है, अब इसमें इस कोठरी के अंदर 140 आदमी जब इसके छोटी सी कोठरी के अंदर होंगे तो इनसे दम घुटने से काफ़ी लोगों की मृत्यु हो गई। जब इस कोठरी को खोला गया तो इसमें से मात्र 23 लोग ही जीवित मिले, और उन 23 लोगों में एक व्यक्ति था, होलवेल। इस होलवेल ने ही इस कहानी का क्रिएशन किया, या आप ऐसे कह सकते हो, इतिहासकार बोलते हैं होलवेल ने ही इस कहानी को सभी के सामने प्रस्तुत किया कि ऐसी ऐसी घटना हुई थी। ठीक है, अब होलवेल की इस घटना पर एक आधुनिक इतिहासकार हैं जिनका क्या नाम है, उनका नाम है J.H. लिटल। ये आधुनिक इतिहासकार हैं, और J.H. लिटल ने क्या कहा, इनके अनुसार होलवेल एवं उनके अन्य सहयोगियों ने यह एक झूठी खबर बनाई थी, झूठी अफवाह बनाई थी। एक्चुअल में ऐसी कोई चीज़ हुई नहीं थी। ये किसने कही, J.H. लिटल ने कही, किसके बारे में, होलवेल के बारे में। ठीक है, और ये होलवेल कौन था, ये जो होलवेल था कलकत्ता का एक सैनिक अधिकारी था। ठीक है, और जब सिराजुद्दौला का आक्रमण हुआ था तो तब उसका तत्कालिक गवर्नर था बंगाल का, उसका नाम था डैक। डैक अपना, जब सिराजुद्दौला ने 5 दिन लड़ाई की तो डैक तो अपना भाग खड़ा हुआ और किसके हवाले छोड़ दिया, होलवेल के हवाले इसको, बंगाल को छोड़ दिया था। ठीक है, तो ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, ब्लैक होल की घटना। ठीक है, आपको यहीं से इतना ही पूछा जाएगा कि ब्लैक होल की घटना किसके काल में घटी थी, कैसे घटी थी। तो होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं आगे, हम वापस उसी लड़ाई पे चलते हैं। अब इस घटना का पता चलते ही जो अंग्रेज थे वो लड़ाई के लिए रेडी हो गए। ठीक है, अब लड़ाई स्टार्ट होती है फिर इसकी, प्लासी की। अब इस लड़ाई में हारने का सबसे मुख्य कारण क्या था, जो सिराजुद्दौला के अधिकारी थे वो उससे बड़े ही असंतुष्ट थे। ठीक है, और जो जिसको ये माणिक चंद था ना, जिसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया था, सिराजुद्दौला ने क्या किया था, अपने सेवक मानिक चंद को क्या सपुर्द कर दिया था वहाँ का, बंगाल का, मतलब उसको हेड बना दिया था कि तुम इस पे राज करो। लेकिन मानिक चंद ने क्या किया, इसने अंग्रेजों के बहकावे में आकर पैसों का लालच दिया और ये अंग्रेजों की साइड हो गया और अंग्रेजों को वापस बंगाल वापस दे दिया इसने। ठीक है, जिस पे अधिकार किसने कर लिया था, सिराजुद्दौला ने कर लिया था। ठीक है, ये वहाँ का जो मानिक चंद था, बंगाल का क्या बनाया गया था, प्रभारी, नवाब के प्रभारी थे ये, नवाब के प्रभारी। ठीक है, अब
लड़ाई स्टार्ट होने के बाद सिराजुद्दौला क्यों हारा, तो इसका सबसे मुख्य कारण था जो इसके सिराजुद्दौला के अधिकारी थे वे सिराजुद्दौला से असंतुष्ट थे। ठीक है, इसीलिए क्या हुआ, ये अंग्रेजों में जाकर मिल गए। अब ये कौन कौन थे इनके बारे में एक बार हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले नंबर पे आता है जगत सेठ। और जो जगत सेठ था ये था धनी बैंकर। ठीक है, दूसरा माणिक चंद। माणिक चंद ये कौन था, ये कलकत्ता का प्रभारी अधिकारी था। कलकत्ता का प्रभारी अधिकारी माणिक चंद। बाद में अंग्रेजों के साथ मिल गए थे ये। ठीक है, सिराजुद्दौला के साथ धोखा कर लिया था। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट था मीर जाफर। ठीक है, ये सेनापति था सिराजुद्दौला के साथ, लेकिन बाद में अंग्रेजों के साथ मिल गया था। इसके बाद एक और था अमी चंद। ठीक है, और ये क्या था, ये कलकत्ता का प्रसिद्ध व्यापारी था। कलकत्ता का प्रसिद्ध व्यापारी। इसके अलावा एक और था राय दुर्लभ। जो राय दुर्लभ था ये था नवाब का कोषाधिकारी। और इन्होंने सिराजुद्दौला के साथ क्या किया था, धोखा किया था। ठीक है, अब क्या हुआ, ये तो सभी असंतुष्ट थे, तो क्लाइव ने क्या किया, इस चीज का लाभ उठाकर जगत सेठ और मीर जाफर को सिराजुद्दौला के खिलाफ षड्यंत्र रचा। किस किस ने षड्यंत्र रचा, क्योंकि ये असंतुष्ट थे सिराजुद्दौला से, तो इसने क्या किया, जो रॉबर्ट क्लाइव था इसने इस बात का फायदा उठाया और क्या किया, मीर जाफर को अपने में मिला लिया। ठीक है, मीर जाफर को मिलाया और जगत सेठ को, इनके साथ साथ बाकी सभी भी इनके साथ अंग्रेजों के साथ मिल गए। और मीर जाफर चूंकि सेनापति था तो सेना तो इसी के अंडर रहेगी। तो सबसे बड़ा जो रीज़न था हारने का सिराजुद्दौला का वो कौन था, वो मीर जाफर था। और अंग्रेजों ने क्या इसको ऑफर दिया था, अंग्रेजों ने मीर जाफर को नवाब बनाने का लालच दिया था कि जैसे ये मर जाएगा तो हम तुम्हें क्या बनाएंगे, से मतलब अपने इसका नवाब बना देंगे। ठीक है, बंगाल का नवाब हम तुम्हें बना देंगे। और इस वजह से ही जो ये युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध हुआ था, इसमें करारी शिकस्त हुई थी सिराजुद्दौला की। ठीक है, और इस प्रकार जो बंगाल था वो अंग्रेजों के अधीन हो गया। अब बंगाल का जो नया नवाब बनाया गया वो किसको बनाया गया, वो बनाया गया मीर जाफर को। ठीक है, तो आगे डिस्कस करते हैं एक बार। जो नया नवाब बनाया गया, बंगाल का नया नवाब, प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नया नवाब बनाया गया मीर जाफर को। ठीक है, अब जो मीर जाफर था ये किसके अंडर था, ये तो अंग्रेजों के ही अंडर था। ठीक है, और अपनी रक्षा और पद के लिए, ठीक है, जो मीर जाफर था ये अपनी रक्षा के लिए और अपने पद के लिए दोनों तरीके से मीर जाफर अंग्रेजों पे निर्भर था। यानी इसकी खुद की कोई भी डिसीजन पावर नहीं थी। मीर जाफर सब कुछ डिसाइड कौन करते थे, अंग्रेज डिसाइड करते थे। ठीक है, तो ये सिर्फ क्या बन के रह गया, मीर जाफर कठपुतली बन के रह गया, किसकी, अंग्रेजों की। ठीक है, मीर जाफर को क्लाइव का कठपुतली शासक भी कहा जाता है। ठीक है, दूसरा मीर जाफर को एक और नाम से पुकारा जाता है, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मीर जाफर चूंकि क्लाइव के बहुत ज़्यादा मतलब उसी की बात को मानता था, क्लाइव ने जो कह दिया वही सही है, इसीलिए मीर जाफर को कर्नल क्लाइव का गीदड़ भी कहा जाता है। कर्नल क्लाइव का गीदड़ किसे कहा जाता है, मीर जाफर को कहा जाता है। ठीक है, अब हुआ क्या, मीर जाफर अपना शासन तो करने लगा लेकिन अंग्रेजों की निरंतर बढ़ती हुई मांगों को ये पूरा नहीं कर सका। ठीक है, अतः अंग्रेज किसी अन्य शासक की तलाश करने लगे कि अब मीर जाफर तो हमारी जो मांग है वो पूरी कर नहीं रहा है, तो अभी हमें क्या करना चाहिए, एक नया तलाश करना चाहिए जो इसकी जगह पे आके बैठ सके। ठीक है, और इस मीर जाफर का ही एक दामाद था।
ठीक है। और उस दामाद का क्या नाम था? मीर कासिम। ठीक है, मीर जाफर का दामाद का क्या नाम था? मीर कासिम। और मीर कासिम इसी बात की वेट कर रहा था कि कैसे मीर जाफर को हटाया जाए और मैं इस नवाब की कुर्सी पर मतलब बैठ सकूं। ठीक है। अब मीर कासिम और अंग्रेज, अंग्रेज भी यही चाह रहे थे कि हमें कोई नया नवाब मिले। तो क्या हुआ, मीर कासिम और अंग्रेज ये दोनों मिल गए। ठीक है, किसका? मीर जाफर का दामाद मीर कासिम और अंग्रेज आपस में मिल गए और इन्होंने षड्यंत्र रचा कि हमें मीर जाफर को यहाँ से हटाना होगा। ठीक है। अब हुआ क्या, 27 सितंबर 1760 को, ठीक है, हेडिंग बनाएंगे 27 सितंबर 1760 को। ठीक है। मीर कासम और अंग्रेजों का जो हेड था वो था बेंसी रोट। ठीक है, बेंसी रोट। मीर कासिम और बेंसी रोट के बीच क्या हुआ, एक संधि हुई। ठीक है। अब अंग्रेजों का डर, ऊपर से मीर कासिम का भी डर, इन दोनों के डर से क्या किया, मीर जाफर ने राजगद्दी छोड़ दी। बिना लड़ाई के इसने क्या किया, अपना राजगद्दी छोड़ दी। ठीक है। तो ये बात थी। तो चलिए हम वापस चलते हैं उसी पर, मुगलों के पतन पर चलते हैं। ये तो आपकी वो कहानी हो गई जो प्लासी के युद्ध के बाद थी। फाइनली क्या हुआ, ये जो प्लासी का युद्ध था ये आलमगीर द्वितीय के काल में लड़ा गया था। और फाइनली इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो यही है कि प्लासी का युद्ध है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। दूसरा किसके काल में लड़ा गया ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और आलमगीर द्वितीय से रिलेटेड कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है। उसके बाद फाइनली क्या हुआ, आलमगीर द्वितीय की डेथ हुई। और आलमगीर द्वितीय की डेथ कब हुई, 1759 में। ठीक है, आलमगीर सेकंड डाइड, ये मर गया। ठीक है। तो एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या हुआ, आलमगीर द्वितीय के बाद अगला मुगल बादशाह बना शाह आलम द्वितीय। शाह आलम सेकंड या शाह आलम द्वितीय। ठीक है। और ये किसका पुत्र था, ये आलमगीर द्वितीय का पुत्र था। आलमगीर द्वितीय का पुत्र का क्या नाम था, शाह आलम द्वितीय। ठीक है। इसका शासनकाल कब से कब तक चला, 1759 से लेकर के 1806 तक इसका शासनकाल रहा। और इसका जो शाह आलम का जो रियल नेम था, इसका रियल नेम क्या था, अली गोहर। अली गोहर इसका रियल नेम था। ठीक है। अब हुआ क्या, आलमगीर द्वितीय की मृत्यु के बाद, क्योंकि कई किताबों में आपको क्या मिलेगा, आलमगीर द्वितीय की मृत्यु के बाद कुछ दिनों तक एक और शासक बैठा था, वो था शाहजहां तृतीय। वो सिर्फ 1 महीने के लिए बैठा था और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम के लिए। तो ये भी जो शाहजहां तृतीय था ये भी आलमगीर द्वितीय का ही बेटा था, तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है। तो शाह आलम द्वितीय के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है। इसी के काल में, शाह आलम द्वितीय के काल में क्या लड़ा गया था, मोस्ट इम्पोर्टेंट, पानीपत का युद्ध। पानीपत का जो तीसरा युद्ध था ये किसके काल में लड़ा गया था, शाह आलम द्वितीय के काल में पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था। और ये कब लड़ा गया था, ये लड़ा गया था 14 जनवरी 1761 में। 14 जनवरी 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था। किन किन के बीच लड़ा गया था, ये लड़ा गया था अहमद शाह अब्दाली वर्सेस मराठा। ठीक है। और इसमें अहमद शाह अब्दाली की क्या हुई थी, जीत हुई थी। ठीक है। और मराठा जो थे ये बुरी तरीके से हारे थे। उस समय जो मराठा का जो पेशवा था, ठीक है, इस पानीपत के युद्ध में उस समय में मराठा का जो पेशवा था उसके बारे में पहले भी अभी वीडियो में पहले डिस्कस कर चुके हैं। उसका नाम था बालाजी बाजीराव।
ठीक है। और उस समय मराठाओं का जो नेतृत्व कर रहा था, ठीक है, लड़ाई में मराठाओं का नेतृत्व करता कौन था? सदाशिवराव भाऊ। सदा शिवराव भाऊ, ये मराठाओं का नेतृत्व कर रहा था। उस टाइम पेशवा कौन था? बालाजी बाजीराव। ठीक है। इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो क्या है? मराठाओं की तरफ से एक तोपची था, उसका क्या नाम था? उसका नाम था, मराठाओं का जो तोपची था उसका नाम था इब्राहिम गारदी। इब्राहिम गारदी, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मराठाओं के युद्ध में मराठाओं का तोपची, मतलब पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठाओं का तोपची कौन था? ठीक है। और ये कहाँ से था? ये अफगानी था। ठीक है। अब अफगानी होता तो एक्चुअल में इसने अहमद शाह अब्दाली की मदद करनी थी, क्योंकि ये भी अफगान से था। लेकिन फिर भी इसने किसकी मदद की? मराठाओं का तोपची बना और उनकी मदद की। ठीक है। तो अब हम चलते हैं आगे। अब शाह आलम के काल में ही, यानी शाह आलम द्वितीय के काल में ही बक्सर का भी युद्ध लड़ा गया था। तो ये तो हो गया पानीपत का युद्ध। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, बक्सर के युद्ध के बारे में डिस्कस करते हैं। तो इसके काल में क्या हुआ? 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। तो नेक्स्ट हेडिंग बनाएंगे बक्सर का युद्ध। अब हुआ क्या? ये जो लड़ा गया था, ये लड़ा गया था 1764 ईस्वी में। ठीक है। अंग्रेजों का प्रभुत्व बंगाल की ओर बहुत ज़्यादा हो गया था, तो इससे खफा हो गए थे कौन कौन लोग? एक तरफ तो कौन कौन आगे आए? शाह आलम द्वितीय। हमने बात की शाह आलम द्वितीय के काल में ही बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। दूसरा, मीर कासिम, ये बंगाल से थे। और उसके बाद एक था सिराजुद्दौला। और इनकी लड़ाई किसके साथ हुई? वर्सेस अंग्रेज। और अंग्रेज का नेतृत्व करने वाला कौन था? हेक्टर मुनरो। ठीक है। और इस लड़ाई में जो हेक्टर मुनरो यानी अंग्रेज ने ये जीते और इनको करारी शिकस्त मिली, यानी ये हारे। ठीक है। और बक्सर का युद्ध ही मोस्ट इम्पोर्टेंट था। ठीक है। ऐसे मान सकते हो कि इस बक्सर के युद्ध के बाद बंगाल पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। ठीक है। और इसी युद्ध के बाद अंग्रेजों पर जो टैक्स और रेवेन्यू था, ठीक है, टैक्स और रेवेन्यू प्राप्त करने का अधिकार किसके पास आ गया? अंग्रेजों के पास आ गया। यानी बंगाल पर पूरा अधिकार बक्सर के युद्ध के बाद किसका हो गया? अंग्रेजों का हो गया। ठीक है। अब शाह आलम द्वितीय के काल में ही, ठीक है, शाह आलम जो द्वितीय था, इसी के काल में ही अंग्रेजों ने क्या किया? दिल्ली पर भी आक्रमण कर दिया। ठीक है। क्योंकि अब इनको अपना बढ़ाना था, तो उन्होंने क्या किया? अंग्रेजों ने दिल्ली पर भी आक्रमण कर दिया। और दिल्ली के लाल किले में जाकर, वहां पे कौन थे? मुगल बादशाह द्वितीय। मुगल बादशाह द्वितीय थे। इनसे कहा कि अब तुम्हें रिटायरमेंट हो जाना चाहिए। ठीक है। इनसे कहा कि अब आप सेवानिवृत्त हो जाइए और अब दिल्ली पर अधिकार अंग्रेजों का होगा और अंग्रेज ही दिल्ली पर अधिकार करेंगे और यहाँ पे जितना भी टैक्स और रिवेन्यू है वो सभी वसूल करेंगे। ठीक है। और आपको क्या दिया जाएगा? आपको पेंशनधारी बना के आप यहाँ पे एक नाम मात्र के, मतलब क्या, मुगलों के सम्राट बन के रह सकते हैं। ठीक है। एक बहुत ही पहले एग्जाम में, पीसीएस के एग्जाम में क्वेश्चन आया था, वो क्या था कि अंग्रेजों का सबसे पहला पेंशनधारी बनने वाला पहला मुगल बादशाह कौन था? तो याद रखना, शाह आलम द्वितीय था। हम इसी की बात कर रहे हैं। तो ये सबसे पहला अंग्रेजों का पेंशनधारी बनने वाला प्रथम मुगल शासक था। ठीक है। तो ये चीज़ हमेशा याद रखनी है आपको। अब अंग्रेजों ने डिसाइड किया कि भारत का मुगल बादशाह होगा, अब एक शक्ति नहीं रहेगा, बस एक पद मात्र जो पोस्ट है ऐसे ही रहेगा और उसकी कोई भी ज़्यादा पावर नहीं होगी। और कौन सा मुगल बादशाह बनेगा ये भी अब कौन डिसाइड करेंगे? अंग्रेज डिसाइड करेंगे।
और जो शाह आलम था इसकी मृत्यु हो जाती है 1806 ईस्वी में, इसकी डेथ हो गई। ठीक है, यानी अब क्या हुआ, मुगलों का मतलब लास्ट आ चुका था, पतन होने के बिल्कुल ये कगार पे खड़े हुए थे। अब नेक्स्ट जो मुगल आया वो कौन था, वो था अकबर द्वितीय। और इसका शासनकाल चला 1806 से लेकर के 1837 तक। ठीक है, और अगर आपको एग्जाम में पूछ ले तो याद रखना, यही वो पहला शासक था जिसको अंग्रेजों ने नियुक्त किया, अंग्रेजों द्वारा नियुक्त किया जाने वाला ये प्रथम शासक था। उसका क्या नाम था, अकबर द्वितीय। ठीक है, और अकबर द्वितीय के काल में ही क्या हुआ था, अकबर द्वितीय के काल में ही जो 1835 में, ठीक है देखो 1806 से लेकर 1837 यानी इसी के बीच में 1835 में जो मुगलों की टकसाल थी, टकसाल क्या होता है, जहाँ पे सिक्के बनाए जाते हैं, मुगलों की जो टकसाल थी वो तो कर दी बंद। ठीक है, इसको तो कर दिया, रोक दिया। और भारत में चलनी शुरू हुई क्या, ब्रिटिश करेंसी। यानी क्या हुआ, भारत में अब अंग्रेजों के सिक्के चलने शुरू हो गए और मुगलों के सिक्के जो टक्सटाइल थी वो बंद करवा दी गई। ठीक है, अकबर द्वितीय जो थे, अकबर सेकंड थे, इन्होंने एक काम बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट किया था। इन्होंने राजा राम मोहन राय को, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। यानी राजा की उपाधि किसने दी थी, अकबर सेकंड ने दी थी इनको। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है कि अकबर सेकंड ने किसको राजा की उपाधि दी थी, तो वो किसको दी थी, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि देने वाले कौन थे, ये थे अकबर सेकंड। और अकबर सेकंड की मृत्यु कब हो जाती है, इनकी मृत्यु हो जाती है 1837 में। ठीक है, इनका शासनकाल 1806 से लेकर के 1837, और 1837 में अकबर द्वितीय की मृत्यु हो गई। ठीक है, इनकी मृत्यु के बाद भारत का अंतिम मुगल बादशाह आता है। और जो भारत का अंतिम मुगल बादशाह आता है वो कौन था, वो था बहादुर शाह जफर। ये मुगलों का मतलब मुगल शासक का अंतिम शासक था, और इसका शासनकाल माना जाता है 1837 से लेकर के 1857 तक। ठीक है, ये क्या था, ये एक उर्दू का पोइट भी था। ठीक है, काफ़ी गज़लें गाया करता था ये। ठीक है, और इसके बारे में कहते हैं कि ये बिना साम्राज्य का मुगल बादशाह था। ठीक है, ये क्योंकि साम्राज्य तो अंग्रेजों का चल रहा था। ठीक है, अंग्रेजों का ये अधिकार हो चुका था उस पर, ये तो सिर्फ अपना एक छोटी सी पोस्ट बन के रह गया था। अब हुआ क्या, 1857 की क्रांति में जो 1857 का जो विद्रोह हुआ था। ठीक है, 1857 का जो विद्रोह हुआ था, 1857 के विद्रोह के अंदर जो बहादुर शाह जफर था, इसको क्या बनाया गया था, इसको इस विद्रोह का हेड बनाया गया था, यानी ये नेता बना था। ठीक है, अब जैसे ही ये हेड बना, वैसे तो ये बनना नहीं चाह रहा था लेकिन इसको बना दिया गया था हेड। अब ये हेड तो बन गया, और 1857 का जो विद्रोह था ये असफल हो गया। असफल होने के बाद अब इन्होंने क्या किया, अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को पकड़ा। ठीक है, और दो लेफ्टिनेंट थे, एक तो था लेफ्टिनेंट निकलसन और एक था लेफ्टिनेंट हडसन। निकलसन और हडसन, इन्होंने क्या किया, बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार किया था और इन्हें बर्मा के, जो बहादुर शाह जफर थे, इनको बर्मा के रंगून जेल में डाल दिया गया, वहाँ इन्हें भेज दिया गया था। और वहीं पर 1862 में बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो गई। और जैसे ही बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई, तभी जो मुगल था
इनका कंप्लीट अंत हो गया, यानी मुगल शासन का अंत हुआ। ठीक है। और मुगलों का पतन होने के साथ ही हमारी ये वीडियो भी यहीं तक है। होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी। हमने हर एक उस टॉपिक को उठाया है जो एग्ज़ाम के लिए रेलेवेंट है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू।